शुभकामनाएं बहुत ज्यादा। परिवार को भी आपकी सभी की शुभकामनाएं पहुंचाएं हमारी। गिफ्ट भी है क्या नरेंद्र जी? ये तो कंपनी का है ना। नहीं, वो पैकेट निकाल के लाया तो लगा कि गिफ्ट भी ला रहे हैं हमारे लिए। नहीं, एक गिफ्ट ही है। दिवाली को भेजने थे ना गिफ्ट, 100 बॉक्सेस भेजने थे। अपने कोरियर का काम है बॉक्सेस। अच्छा, हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं है? आपके लिए हाजिर है सब कुछ। अच्छा, आप ही हो। नहीं, ये बॉक्स क्या है कि नीचे ही बैठे हैं, ऊपर क्या सर्दी चल रही है, हवाएं वगैरह तेज है। बेंगलोर सिटी में -17 से 22 डिग्री रहता है तापमान, इसलिए घर के अंदर हमारे साथ जयपाल जी जुड़े हैं, विनोद जी जुड़े हैं। जयपाल जी हैप्पी दिवाली। जयपाल जी, विनोद जी हैप्पी दिवाली। ठकराल साहब आप हैप्पी सबको भी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैम हैप्पी आप दिवाली। सभी हैप्पी दीपावली सबको। हमारे साथ सभी साथी हमारे जुड़ चुके हैं। आप सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ सभी सम्मानीय बंधुओं को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जिला राजगढ़ की ओर से। सर, वो श्रेष्ठ वाले तो यहाँ पे कोई है नहीं, कहीं और ना निकल जाए आपकी विशेष। बोला विशेष कहीं पार हो जाएगी सर, यहाँ पे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सभी सम्मानीय, इसलिए हमारे लिए तो, मेरे लिए श्रेष्ठ ही आप सभी लोग, व्यक्ति विशेष नहीं, सभी लोग। मैं आपका अनुज हूं, इसलिए कहा मैंने श्रेष्ठ। सर दाढ़ी में मत जाइएगा, दाढ़ी के कारण उम्र ज्यादा दिख रही होगी तो। नहीं नहीं, ऐसे मिश्रा जी ने 60 साल का घोषित करा था मुझे 2 दिन पहले। जी, तो आप सबको बड़प्पन है, वैसे बड़प्पन है आपको सबका। हमारे एक साथी हैं, उनका ग्रुप में ए के नाम से दिखाई दे रहा है, उनका हैंड भी राइज है। कृपया आप अनम्यूट होके बोलें सर। इन्होंने मैसेज भी किया हुआ है। मीटिंग बस शुरू करेंगे हम, 5 से 10 मिनट में हम मीटिंग शुरू कर रहे हैं। जब तक सभी साथी एक दूसरे से आपस में कुछ चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। धनवीर साहब जो है कल एक पिछले हफ्ता एक मामला रखे थे, उस मामले में अंबाला पंजाब तरफ की कुछ महिला साथियों को कुछ तकलीफ हो रही थी, उनके सहयोग के लिए भी वो अभी चर्चा करेंगे। हमारे 21 साथी जुड़ चुके हैं। हम लोग कार्यक्रम बस 2-5 मिनट में शुरू करते हैं।
जब तक ये बता दूं कि आज हम 3 विषय पे मीटिंग थी। पहला तो हम दिवाली के त्योहार पे हम एक दूसरे को आपस में बधाइयां दे दें। दिवाली मिलन का एक प्रेम था हमारा आपस में, इतने दिनों से हम सब जुड़े हुए हैं, तो हमारे बीच में एक परिवार सा संबंध बन गया है। तो ये बनता है, बिल्कुल सबका अधिकार है। इसीलिए हमने किसी भी तरीके से कल ग्रुप में विशेष की पोस्ट थी, हालांकि हमारी पॉलिसी के विरुद्ध भी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने सबको मजा आया, सब मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे। और इसके बाद जो है अभी धनवीर साहब हमें जो है उस मामले पे बताएंगे, और हम नेक्स्ट सेशन में एक हमारी जो प्रशिक्षण कार्यशाला है उसके संबंध में हम आपस में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो आज के कार्यक्रम का फिलहाल यही अभी शेड्यूल है मेरे पास। बाकी आप लोगों के जैसा सुझाव आएगा, हम लोग 9:30 पौने 10 बजे तक ये मीटिंग चालू रख सकते हैं। कोई साथी अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, जब तक कोई अन्य साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जब तक किसी को कुछ कहना हो तो, या उनके कोई सुझाव हो तो रख सकते हैं, आपस में साझा कर सकते हैं। हम चाहे तो मीटिंग भी शुरू कर सकते हैं। धनवीर साहब, आप तैयार हैं? हाँ, मेरा नेट आज कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नेट आज लूज चल रहा है, थोड़ा ढीला है। अभी और साथियों को बता देंगे मामले पे, या सुरेंद्र मनोज साहब अगर आपकी जगह बता सके तो वो बता देंगे। पिछले बार सुरेंद्र जी को आपने छोड़ा था कि नहीं? दो साथी हैंड राइज किए हुए हैं, अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। अभी ओपन है सेशन। हाँ, मैं Dr. T.S. Dhima from Shimla. Basically, I got a message from your group that you can have joined this Zoom conference, and I just joined. I think I was introduced to your group by Engineer Fateh Chand ji, Guleria ji, and I am from Shimla. I am not a RTI activist. You may all be activists of RTI, but just I wanted to know about RTI more in detail. So I just, when you will start, I will join. आपका स्वागत है सर हमारे संगठन में, ग्रुप में। और इसमें गुलेरिया साहब का योगदान हमेशा हमारे साथ रहा है, और उनके आशीर्वाद के साथ हमें आपका भी आशीर्वाद मिल रहा है। इसमें हमारा ही लाभ है, और आप हमारे साथ बने रहें, और आपके पास जो भी सुझाव हो, मार्गदर्शन हो, आप दे सकते हैं। नहीं, मार्गदर्शन तो आप क्योंकि my opinion is very different. When you start, I'll speak about it. Thank you. थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत बढ़िया, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, हाँ जी, देवेंद्र जी कहें सर। आपको तो मनोज अंकल के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ बोलिए बोलिए नरेंद्र। मैं एक मिनट सबको म्यूट कर दे रहा हूँ एक बार, आप फिर बोलिएगा अनम्यूट करके। मैं ये कहना चाहता था कि 11 बजे इनकी मीटिंग है, शिवानंद जी वगैरह की, राहुल सर की भी जी। उसमें हम सब शामिल होकर एक मुद्दा उठाएंगे कि एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है विनोद वर्मा करके, उनका एक ग्रुप भी है ऑल इंडिया आरटीआई नेशनल का फेसबुक पे। हाँ, तो मुर्शिदाबाद से है विनोद वर्मा जी। अभी उनका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट भी हो गया है, तो थोड़ा सा आराम पे है।
नहीं, वो तो राहुल सर से चर्चा वगैरह भी थी, फेसबुक पे भी लगातार अपडेट में राहुल सर से 3-4 दिन से वो संपर्क में है, लेकिन मुझे उस पर आपत्ति है सर। हाँ, बोलिए। उसमें वो 1000 रुपए की फीस लेते हैं किसी को भी आरटीआई एक्टिविस्ट को प्रशिक्षण देने के लिए या आरटीआई कार्यकर्ता बनाने के लिए, आरटीआई के बारे में जानकारी वगैरह लेनी है तो आपको 1000 रुपए लेके ज्वाइन करवाएंगे। नंबर वगैरह लेके लोगों से संपर्क करके 1-1 हजार रुपए ले रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं। तो ये मुझे उस पर आपत्ति है कि आरटीआई एक्टिविस्ट से पैसे लेकर ये ऐसा काम आई विल डोंट लाइक। मैंने शिवानंद जी को भी बताया है और आप सभी को भी मैं अनुरोध करूंगा कि सर वो उसमें कोई घोषित नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वेच्छा वाली बात है कि आप उसको ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये तो आपकी स्वेच्छा पर है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। देखिए कुछ भी अगर कार्यक्रम वो दे रहे हैं, हो सकता है उनका कोई प्रेजेंटेशन उनको तैयार कर रखे हो या उनको उसमें काम करने में कुछ मेहनत करनी पड़ रही हो, जब तक हम उस बारे में जान ना ले, उस बारे में कोई भी कमेंट्स करना मेरे ख्याल से कोई अच्छा निर्णय नहीं होगा। हो सकता है कि उनका जो व्यवसाय हो या काम हो वो यही हो कि वो इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोफेशनली वे से देते हो, ऐसा भी संभव है। नहीं वो तो है ही है, लेकिन मेरी शिवानंद जी से बात हुई है, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई ये गलत है जो है, लगभग जो हम हमारे मिश्रा जी कुछ कहेंगे सर इसमें? मिश्रा जी आप बताएं। नरेंद्र जी मेरा पूरी निवेदन है ना, नरेंद्र सिंह जी को पूरी बात कहने दीजिए अपनी, बीच में उनको ना आप मतलब कृपया करके मेरा निवेदन है, टोकें आप। बहुत अच्छी बात है अपने इस तरह की बात अगर आप खुल के हो जाए तो पूरी बात हो जाए। नहीं टोक नहीं रहे, वो अपना पक्ष रखे। मिश्रा जी रख रहे हैं, मिश्रा जी आप रख सकते हैं, या नरेंद्र जी अगर आपका कुछ कहना बचा हो तो उसमें आप पहले बात पूरी कर ले ताकि हम वरिष्ठ साथियों से उस पर मार्गदर्शन ले सके। शिवानंद जी से भी बात हुई है और भी कुछ साथियों से बात हुई है, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हमें मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मतलब एक तरीके से गलत बात है। एसोसिएशन बनाकर लोगों से ये फीस लेकर ये काम आरटीआई एक्टिविस्टों को I agree with you नरेंद्र सिंह, I agree with you। जी सर, स्वैच्छिक होना चाहिए, बॉन्डेड चीज नहीं होनी चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, बॉन्डेड नहीं। ठीक है, अगर आप अनुमति दें तो हम वरिष्ठ सदस्यों की कुछ इसमें मार्गदर्शन सलाह ले ले। हाँ यस राजेश जी अगर आप अनुमति दें तो ले लें हम वरिष्ठ साथियों से भी सलाह कुछ, तो क्या बोलते हैं, उनका क्या मत है? कहने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो श्रोता हूँ ज्यादातर। या आप कुछ कहना चाहें तो आप कुछ पहले बताएं, इसमें आप अपना अनुभव भी साझा। ठीक है कि जो कुछ भी हो स्वैच्छिक हो, बंधन में ना हो, और क्योंकि फिर हो सकता है कि अपन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक भ्रष्टाचार यहाँ भी शुरू हो गया। नहीं कोई नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। चलिए हाँ, हम सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, हम अन्य साथियों का भी इसमें मत लेते हैं। मिश्रा जी आप प्लीज बात पूरी करें, आपसे क्षमा चाहूंगा बीच में आप। साथी के मन में कोई शक आया है तो उसको शक को दूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम सभी साथियों से और भी साथियों से सलाह लेते हैं। धन्यवाद अग्रवाल जी। ये नरेंद्र जी जैसा कह रहे थे ना कि कुछ समूह पैसे लेकर प्रशिक्षण दे रहा है, मेरा भी इस पर आपत्ति है। मैं भी दुखी हूं और नाराज हूं इस बात पर, क्योंकि देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट जितने हैं वो सारे के सारे जो सच्चे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो गरीब हैं और देश की सेवा में 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लगा के अपील करते हैं अपने निजी पैसे से, पैकेट के पैसों से। अगर हम लोग 1000 रुपया प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए देंगे तो थोड़ा सा कठिन है, परंतु मेरा ख्याल है कि इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये उनका विचार है और जो लोग ये पैसे मांग रहे हैं, और ये उनका स्वतंत्रता है जो लोग दे रहे हैं। हमने तो अभी 1 महीने तक लगातार बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया और दिया। मुझे भी उस प्रशिक्षण से बहुत ज्ञान मिला। हमारे टीम में अगर कोई जीत आता है तो हम तो उससे पैसे नहीं लेंगे और हमसे जितना हो सकेगा हम उसकी मदद करते हैं, करते रहेंगे। ऐसा अगर कोई कर रहा है मतलब वो उसका व्यवसाय बना रहा है, प्रशिक्षण देने का व्यवसाय बना रहा है। जो व्यक्ति 1000 रुपए ऐसे प्रशिक्षण के लिए दे सकता है वो आरटीआई के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि वो स्वयं आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार भी करेगा, उसके पास 1000 रुपए कहां से आएंगे?
मेरे पास यदि 1000 रुपए है तो मैं तो गिनती करूंगा, 1000 रुपए है तो मैं 100 आरटीआई लगा दूंगा। तो इससे अच्छा ये है ना कि हम लोग अपने इस कार्यक्रम को पाक साफ रखें। दुनिया अगर कुछ गलत कर भी रही है तो हम लोग उससे अपने आप को बचा के दूर रखें, और हमारा जो मुद्दा है आज का, हम उस पर ज्यादा एकाग्र हों। परंतु फिर भी मेरी आपत्ति और नाराजगी दोनों है ये पैसा मांगने के बात को लेकर। जी अन्य कोई साथी अगर इसमें गुलेरिया साहब सही कहा। या अन्य वरिष्ठ साथी कुछ अगर कहना चाहे, उनका भी अगर कोई अनुभव हो। नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन अग्रवाल जी, हैप्पी दिवाली। आप अगर इसमें अपना कोई बात रखना चाहे। देवेंद्र जी, आपको भी हैप्पी दिवाली और सभी साथियों को दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई। नहीं, जैसे राज मिश्रा जी ने कहा, बाकी सदस्यों का भी जो कहना है, मैं उससे कोई असहमत नहीं हूँ। लेकिन ठीक है कि किसी समूह ने ऐसा किया है, वो सही है या गलत है, वो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते ना। तो हम यही कर सकते हैं कि यदि हम उसमें सहभागी ना होना चाहे, है ना, तो हमने नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उस पर रोक तो सकते नहीं ना। हम क्या करेंगे, एक ये कर सकते हैं कि भाई उनको अपने मत से हम अवगत करा सकते हैं कि ये सही नहीं है। बाकी तो वो सामने वाले जो कर रहे हैं उनका निर्णय है। हम क्या कर सकते हैं उस पर ही ध्यान दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो सही है नहीं है वो तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन उसमें यदि हम कुछ कर सकते हैं कि भाई उनको बाध्य कर सकते होंगे कि भाई नहीं, आप शुल्क न ले, तो हमने चर्चा करनी चाहिए इस पे। और नहीं कर सकते तो हमने उसमें जुड़ना नहीं चाहिए। और हमारे साथियों को, हम अन्य साथियों को बता सकते कि भाई ऐसे जो कई और मंच जैसे है, हमारा जो समूह है, ऐसे अन्य भी समूह है जो निशुल्क जो है मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। तो लोग खुद होकर ही वहां नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने नवीन जी। और मेरे ख्याल से इस पर अब मैं अंतिम तौर पे इस बात को खत्म करने से पहले फिर से नरेंद्र जी को बोलूंगा कि इस पर उनका क्या विचार है वो रख दें, और इसके बाद हम आगे के कार्यक्रम पर बढ़ते हैं। बनोद साहब भी जुड़ चुके हैं। बनोद साहब हमारे वरिष्ठ साथी हैं। एकदम सही कहा है, क्योंकि एक्टिविस्टों के पास गरीब लोग होते हैं एक्टिविस्ट वगैरह, तो 1000 रुपए का शुल्क देके फिर वो कैसे काम करेंगे, क्या है करते। मैं इस सहमत हूँ, और मैं सभी से यही चाहता हूँ कि उन लोगों को अपने न जोड़े, ना ही उनके साथ जो भी है बातचीत ना गलत बात। हम रोज कर रहे हैं कामकाज, सीख रहे हैं। मैं 21 वेबिनार में जुड़ा हुआ हूँ अपने इस संगठन में। लगभग मैं सभी, मतलब एक भी मेरा संडे का कोई मैसेज हुआ है कि भाई नहीं हुआ है, सभी से निःशुल्क प्रशिक्षण मिल रहा है, पूरी भरी हुई है, में एंट्री है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कल ही कुछ बात हुई थी कि वो उनको जोड़ रहे हैं, और वो क्या है, एक एसोसिएशन बनाकर उसमें लिखा हुआ है आप अपना नंबर भेजिए, और नंबर भेजने के बाद उनको मैसेज किया जाता है कि भाई आप अगर जुड़ना चाहते हो तो 1000 रुपए आपकी फीस लगेगी, और आरबीआई के बारे में, जो आरटीआई के बारे में सारी जानकारियां मिलेगी। देखिए, बिना समझे बिना जाने हम इस पे कुछ भी बोले वो उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से पहले आप उन्हीं से खुद से चर्चा कर लीजिए और बताया, जैसा कि मिश्रा जी ने बोला और नवीन जी ने बोला। जी मिश्रा जी कुछ कहेंगे? एक अंतिम बात देवेंद्र जी। जी। ये नवीन जी के बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले तो मेरी ओर से, हम पूरी टीम की ओर से नवीन जी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सब की ओर से। मैं एक अंतिम बात इस संबंध में कहना चाहूंगा कि अगर कोई मित्र सक्षम है तो ये हमारा जो लिंक है आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का, ये लिंक उन लोगों को भेज दें या उनको बता दें किसी तरह से कि देखिए हमारे यहाँ ये प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। और पिछले 1 महीने में जो प्रशिक्षण हमारे इस कार्यक्रम में हुआ वो बेहतरीन से बेहतरीन है, ये सभी लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम में आज बेहतरीन प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनके ज्ञान का लाभ भी हम लोगों को लेना चाहिए, हमको सबको मिलना चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल। हमारे साथ शिवानंद जी भी जुड़ चुके हैं। शिवानंद जी को भी सभी साथियों की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। शायद शिवानंद जी आपके सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे नरेंद्र जी। शिवानंद जी कल बताया था कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और आपको भी सर, आपको भी हम सभी साथियों की तरफ से आपका सादर स्वागत है और दिवाली की सभी की आपको भी सर शिवानंद जी, आपको भी दिवाली की पर्व शुभकामनाएं।
जी जी शर्मा जी धन्यवाद। मैंने तो शिवानंद जी बेसिकली आपका नारायण जी का जो प्रश्न है राज पुरोहित जी का, उन्होंने बहुत उचित बात कही हुई है कि अब क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग मंशा और सोच होती है। देखिए प्रोफेशनलिज्म का दौर है और ठीक है, हम लोग तो आरटीआई के लिए या जो भी कर रहे हैं तो हमारी व्यक्तिगत सोच है कि हम अपनी लाइफ ही देश के लिए लगा दें या समाज के लिए लगा दें और उसमें हम कुछ भी अपेक्षा ना करें, तो वो एक अलग बात है। हमारी आपकी या एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति की अपन बात कर रहे हैं। अब कोई अन्य व्यक्ति यदि ये समझता है कि ठीक है हम उसको कुछ अन्य माध्यमों से अपनी संस्था को विकास करने के लिए या कुछ हम फीस उसके लिए लगा दें और लोग आए हमसे प्रशिक्षण प्राप्त करें, तो ठीक है, उसको अपन गलत नहीं कह सकते ना, क्योंकि अब उनकी इच्छा है और वो किसी को फोर्स तो कर नहीं रहे हैं। तो फोर्स नहीं कर रहे हैं तो जो भी व्यक्ति जाएगा वहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए, तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे फीस लग रही है, उन्होंने 1000 रुपये की मांग की हुई है, तो फीस जमा करना है तो ठीक है, प्रशिक्षण में जाना है, नहीं जमा करना है तो प्रशिक्षण में नहीं जाना है। तो अब ये बात है, तो अभी लॉकडाउन में ये तो बहुत खैर बढ़िया ऑप्शन। आविष्कार हो हाँ गया दुनिया में। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा हमेशा आविष्कार। खुला रहता है ऑप्शन किसी भी व्यक्ति को, और सब अपन अपन किसी को कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कोई व्यक्ति जबरदस्ती ले रहा हो या कोई ऐसे कि जो हाँ मीट मतलब बनाया देव गूगल देव ने, ही, तो गूगल वो मीट। फिर गलत कहलाता है, वो सारी चीजें हैं। तो अपन नहीं जानते थे कि वो महोदय कौन है इसके पहले, पर हो गया, पूरी जानकारियाँ प्राप्त हुई, कहीं से सजेशंस आए, तो जहाँ से भी सजेशंस आए तो हमने कहा ठीक है इनको रखा जाए, इस बार इनको भी सुना जाए और समाज में हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और उनका क्या इसमें कहना। आपने ये जो बातें कही हुई है, आप लोग ये बात निश्चित तौर पे अगली मीटिंग में भी उठा सकते हैं और इसको बड़े ही शालीन ढंग से आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब इसके पीछे का क्या वो है, मतलब ये क्या आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह से फी ले करके, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग निःशुल्क वाले हैं और इस तरह से गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए या जन जन तक यह आरटीआई कानून पहुँचे, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा लोगों का बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क रहता है और ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन थोड़ा ऐसा कुछ नया मामला देखने को मिला जब हमने आपके पोस्टर देखे और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से, तो हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा ये चीज़ आपसे पूछनी चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं उनसे और वो जवाब दें, अच्छी बात है। और अपना इसमें कोई वो नहीं है, हम जहाँ से भी सजेशंस आते हैं, आप लोग जहाँ से भी सजेशंस देते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे, तो उनको हमें लगता है कि ठीक है, आपके सजेशंस को मानना चाहिए और वही है। इस विषय में तो हम यही कहना चाहेंगे, बाकी अब आप लोग स्वयं सक्षम है। जी जी शिवानंद जी। जी जी जी, मेरा एक ठो निवेदन था कि इस तरह से अगर कोई प्रशिक्षण के लिए कोई फीस ले रहा है तो हम, और व्यवसाय कर रहा है तो हम उसको व्यवसाय करने से नहीं रोक सकते। जैसे देखिए, वकील जो होते हैं वो कानून का व्यवसाय करते हैं, तो किसी भी वकील को अगर वो उसका मापदंड फुलफिल करता है तो उसको उस कानून के वकालत के व्यवसाय से रोका नहीं जा सकता। ये लीगली संभव नहीं है। कुछ वकील होते हैं जो प्रो बोनो करते हैं, तो हमारी ये प्रो बोनो मतलब सभी केस को निःशुल्क लड़ते हैं, निःशुल्क न्याय दिलाते हैं, देश के हित में काम करते हैं। आप मध्य प्रदेश में जो ये कार्यक्रम अपना कर रहे हैं, शायद 11 बजे से होता है आपका कार्यक्रम, हम लोग ये छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, ये कार्यक्रम एक्चुअली प्रो बोनो ही कर रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने वालों का केवल इंटरनेट गलता है और इसके अलावा फीस किसी तरह से कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता। वो अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, हम रोक नहीं सकते किसी तरह से उनको। बिल्कुल सही आपने कहा है राज मिश्रा जी, और हम आपकी बात से सहमत हैं और इसीलिए हमने कहा कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक वो होता है कि कोई पूरी लाइफ कुर्बान कर देना चाहता है समाज के लिए निस्वार्थ भाव से। कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन अपने आय का स्रोत या संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनकी मंशा हो वो रखना चाहते हैं, तो वो इलीगल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लीगैलिटी में वो भी आता है कि आप कोई भी बिजनेस भी तो कर सकते हैं। प्रशिक्षण देना, हर तरह से हम कोचिंग अपने बच्चों को या जो भी हमारे संबंधी या जैसे भी हैं उनको कोचिंग के लिए भेजते हैं,
मोटी रकम खर्च करते हैं। तो वहाँ भी तो ऐसे ही होता है, कोई अच्छा यदि कोचर है तो वो कोच है तो सॉरी तो कोच वो आपका अच्छा खासा अमाउंट अपनी अपनी लोग हैसियत के हिसाब से जो जैसा अपने आप को समझते हैं, तो ठीक है, ये हमारे ऊपर हमेशा निर्भर करता है कि हम उसको ज्वाइन करें कि ना करें। मेरे ख्याल से जो है नरेंद्र जी का जवाब जो है आज मिल जाएगा। आज वो कार्यक्रम में शामिल रहे 11 बजे से 1 बजे के कार्यक्रम में हमारे, उस कार्यक्रम में जब वो शामिल रहेंगे तो निश्चित तौर पे उनके मन में दिमाग में कुछ अगर कुछ चीज होगी तो निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। और मैं भी अच्छी तरीके से कह सकता हूँ कि ये जो हमारा संगठन है, जो एमपी में शिवानंद जी देख रहे हैं, निश्चित तौर पर जो सही होगा वही होगा वहां पर। इस चीज के लिए मैं भी एकदम निश्चिंत हूँ। तो आप उसमें कृपया जुड़े नरेंद्र जी, और इस बात को वहां पर रखने से पहले उनको सुनने का प्रयास करें, बिना सुने ये प्रश्न भी ना करें, ऐसा मेरा निवेदन होगा आपसे। हमारे साथ में दलीप धीमन साहब, सुरेंद्र भनोट साहब और राव धनवीर साहब जो जुड़े हुए हैं, और राव धनवीर साहब ने हैंड भी राइज किया हुआ और उनसे हमको चर्चा भी करनी है आज विषय पर। तो कृपया सर आप आगे मंच को संभाले। धनवीर साहब जी, सभी साथियों को दीपावली की नमस्कार। और मेरा एक निवेदन है कि सभी साथी एक म्यूट कर ले, कि आवाज साफ नहीं आएगी। हाँ, मैं सभी साथियों का म्यूट कर दे रहा हूँ सर, और उसके बाद आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी। साथियों, मेरे पास कोई एक शिकायत आई थी। अंबाला हरियाणा में है, अंबाला जिला, वहां पे शाहबाद मारकंडा है। वहां पे एक लड़की बड़ी परेशान हो रही है, 5-7 साल से आरटीआई पे काम कर रही है। उसने किसी डीएसपी से संबंधित सूचना मांग ली। उस डीएसपी ने उसको इतना तंग किया कि उसको थाने में बुलवा के उनको पुलिस से पिटवाया, पब्लिक से पिटवाया। वो महिला आयोग से लगा के और पुलिस के उच्च अधिकारियों तक जा चुकी, लेकिन उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा। मैं अपने अंगरक्षक के साथ उनके यहाँ घर गया तो उनके 4 बहनें, एक उनकी माँ है, भाई उनका आर्मी में, पिताजी उनके जो है वो अदर स्टेट में मैकेनिक हैं। चारों बहनें, माँ इतनी आतंकित है। वहां पे जब मैं गया तो वो इतनी घबराई हुई थी, डरी हुई है आज भी। तो मैंने वहां से ही मीटिंग चल रही थी, उस पे मैंने साथियों से निवेदन किया था पिछले संडे को। साथियों ने काफी कहा, भानोद साहब से भी मैंने सहयोग मांगा, उन्होंने तुरंत सहयोग दिया। दलीप जाखड़ जी से मांगा, जिनसे भी मैंने मांगा सहयोग मिला। आपसे सभी से सहयोग मिला। अब मेरी अपेक्षा ये है कि आप लोग, उस पीड़िता भी जुड़ी हुई है, दलजीत कौर के नाम से है, आपके ग्रुप में जुड़ी हुई, वो अपनी पीड़ा बताएंगी। उनकी सुनकर हमारा आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ साथ एक और दायित्व है कि हम जब जुड़ रहे थे ग्रुप में, जब हमारी पूरी सूचना मांगी जाती थी तो हमारा कार्यकर्ता लिख रहा था सामाजिक कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट के साथ साथ हमारा दायित्व है कि हम समाज के लिए भी कुछ करते हुए चलें। इसलिए मैंने उस लड़की की मदद करने की ठान ली आप लोगों के सहयोग से। दलजीत, आप मेरी बात सुन रही हो? हाँ जी सर। आप बताएं आप अपने एक बार। हाँ जी सर, सबको सत श्री अकाल। सर मैं ना शाहबाद से, हरियाणा से हूँ। हम सर 4 सिस्टर है, जैसे कि सर ने बताया है। और सर हमारे घर भी आए थे, तो मतलब मेरी मम्मी को जैसे बता रहे हैं, सच में वो बहुत डरे। हम खुद भी बहुत डरे हुए हैं सर। एक्चुअली सर हमारा घर जो है, अभी हम 6 साल से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो ये पड़ोस में है, डीएसपी बनी हुई है सर, स्पोर्ट्स कोटे से हैं वो। तो सर ऐसा है कि मैंने जो है यही आरटीआई लगाई थी, तो उस वजह से वो ना इस बात को लेके चिढ़ गई है कि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन मांगती है कुछ है, तो उस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करे। 15 मई की बात है सर, हमें बुलाया गया था। मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मेरे पापा मम्मी गए थे। तो वहां सर हमारे को सरेआम हमारे ऊपर जानलेवा हमला, पुलिस खड़ी देखती रही है सर, कोई हमारा बचाव नहीं किया। सुखविंदर सिंह जी हैं, तो उन्होंने हमें बचाया वहां से, और उन्होंने हॉस्पिटल भी हमें एडमिट करवाया सर। तो उसके बाद सर, उसके बाद से हमारे ऊपर लगातार तो 4 हमले हो चुके हैं। पुलिस कोई सुन नहीं रही है। मैं डीजी साहब से भी मिल चुकी हूँ, लेकिन कोई ना उनको गिरफ्तार करा जा रहा है, ना उन पे कोई एक्शन होता है। लगातार हम पे हमले हो रहे हैं सर, और हमारा घर से भी निकलना दुभर हो गया। जैसे घर से निकलते इनके जो लड़के हैं वो पीछा करते हैं सर, जहां जाते हैं वहां पे ही फिर धमकियां सर। तो काफी हमें परेशानी उठानी पड़ रही है सर इसके बारे में। हाँ बहन दलजीत,
मैं आपसे दो तीन बातों पे आपसे मत चाहूंगा, थोड़ा सा उसमें आप स्पष्टता दें ताकि हमारे साथियों को आपकी समस्या का पूरा समझ हो सके। जी सर। एक अनुमति और चाहूंगा, अगर आपको उचित लगे तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं, और ना लगे तो कोई जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है कि वीडियो ऑन इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि अगर आपको उचित लगेगा वीडियो ऑन आप करते हैं तो साथी आपको देख सके, जान सके, ठीक है। दूसरा ये कि जो मामला है ये कब से है, ये कब से इस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, और ये कब से आपने आरटीआई के क्षेत्र में आरटीआई लगाया था, या पहले आरटीआई लगाया था उसके बाद इस तरीके की हथकंडे शुरू हुए हैं, या पहले ये चालू था बाद में आप आरटीआई कर रही हैं? इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश चाहेंगे आपके तरफ से। हाँ जी सर, ये जो आरटीआई लगाई है सर उसके बाद से ये सब चालू हुआ है सर। आरटीआई आप कब से लगा रहे हैं? सर हो गया मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं सर। 4-5 साल हो चुके हैं। और इन्होंने आपको परेशान करना कब से शुरू किया है? परेशान सर तभी से जब से आरटीआई लगाई है सर। वो वैसे तो पहले मौखिक रूप से हमें धमकी दे रहे थे कि आप ये हट जाओ, आप लोग मत करो वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे हम लोग। तो सर वही ये मामला बढ़ता बढ़ता बढ़ गया। 2017 में हमने इनके खिलाफ इसी वजह से दी थी कि लड़के हमें परेशान कर रहे हैं, डीएसपी हमें परेशान करिए, उसका भाई जो है यहीं रहता है सर। एक्चुअली सर बात क्या है कि जो डीएसपी है उसका ये पेका परिवार है सर, जो मायका है उनका भाई यहीं पे है पूरी फैमिली के साथ, आगे उनकी बहन भी यहीं पे रहती है, बहन जो है उनकी सगी बहन की नंदे हैं, देवर जेठ हैं, मतलब काफी सारी ये फैमिली ना यहीं पे है सर। तो आरटीआई लगाई सर, उसके बाद से ये जो है हमारे ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, लड़ाई झगड़े खुद तो करते हैं औरों को भी साथ लगा लेते हैं सर। हमारे साथ जो है एडीपी, पूर्व एडीपी मैडम सुनीता जैन जी जुड़ी हुई है हमारे संगठन में, और अभी इस ग्रुप में मीटिंग में भी है। ये राजस्थान अजमेर में पूर्व एडीपी रही है, राजस्थान में बहुत सारे वरिष्ठ पदों पर पुलिस के उसमें कार्य में भी किया है। मुझे सारी स्थिति अपडेट कर दें जी। पर उनका ना कोई फोन आया ना किसी और का, राव साहब का भी नहीं आया। मैं इंतजार करती रही कि कोई कॉल आएगा तो मैं उनसे पहले उनकी वस्तु स्थिति मुझे पता चले कि उन्होंने तो क्या क्या एक्शन ले लिया और उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है, उन सबको देखने के बाद में उनको प्रॉपर गाइड कर पाती। अभी भी वो चाहे तो मेरे से टेलीफोनिक संपर्क करके और अपनी डिटेल बता के, फिर मैं भी गुड़गांव में ही हूँ, हरियाणा आई हुई हूँ, तो वो चाहे तो मुझसे मिल भी सकती हैं। दलवीर बहन, जैसा आप सुन रही हैं, सुनीता मैम जो है गुड़गांव में ही है, और अगर आप उनसे फोन पे सीधे चर्चा करके आप मामले को रखना चाहें तो आप उनसे सीधा रख ले और सारी बातें उन्हें बता दें। जैसा हमें मैडम निर्देश करेंगी आगे, हम लोग सभी साथी यहाँ पर उपस्थित जितने भी साथी हैं निश्चित तौर पे आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हम बिल्कुल जहां तक जो हमसे हो सकेगा हम वो बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको न्याय मिले। एक्चुअली मैम, सुनीता मैम, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। एक्चुअली धनवीर साहब इस मामले को देख रहे थे और धनवीर साहब शायद परसों ही वापस लौटे हैं वहां से वापस, और उन्होंने कल ही चर्चा की है क्योंकि कल दिवाली का त्योहार था, इसलिए मामले को हमने नहीं उठाया आज, चूंकि मीटिंग कम कर सकते थे। तो ये विषय आज हमारे पास आया है और इसी कारण इस मीटिंग में आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दलवीर मैम से कहिए कि वो अपनी सारी अपडेट्स मेरे को डायरेक्ट दे दें। उसके बाद अगर सामूहिक रूप से मदद की जरूरत हुई तो हम वो कर लेंगे, वरना इंडिविजुअली करवा लेंगे। ऐसा मेरा एक निवेदन था मैम कि अगर पॉसिबल हो आप दोनों जो है मीटिंग से 5 मिनट भले अलग होके पहले बात कर ले, ताकि मीटिंग पर ही आप अपना जो अनुभव है अभी दे देंगी, तो जो साथी जुड़े हुए हैं उन लोगों को विषय पे चर्चा हो जाएगी। जब तक हम अन्य विषय पे चर्चा कर लेते हैं, आप दोनों आपस में चर्चा कर ले। दलवीर बहन, सुनीता मैम का नंबर आपको जो है धनवीर साहब जो है भेज देंगे, या ग्रुप में मैसेज मैम एक बार दे दीजिए, बता दीजिए आप नंबर। मैंने अभी ग्रुप में डाला है। दलवीर बहन, आपको नंबर देखिए ग्रुप के चैट बॉक्स में मिल जाएगा, उस नंबर को आप कॉपी करके आप उनसे चर्चा कर लीजिए अभी लगा के, ताकि हम इसी मीटिंग में
आज इस मसले पे चर्चा आगे कर लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? आप कर लीजिए, बात कर लीजिए। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करें। जब तक उनकी चर्चा होती है तो हम धनवीर साहब को और फिर वापस इस विषय को लेके हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा मिश्रा जी, आप अगर जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी शायद किसी कार्य में व्यस्त हो। नवीन अग्रवाल जी, नवीन अग्रवाल जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी नवीन अग्रवाल जी से, मिश्रा जी से, नीरज कुमार जी से और हमारे वरिष्ठ संजय शुक्ला जी पटना से चर्चा हुई थी। और हम लोग फिर से जो है, जो अधूरा हमने छोड़ा हुआ था, क्योंकि हम उसको पूरा इसलिए नहीं मान पा रहे कि उसमें हमने कुछ चीजों को अधूरा छोड़ा हुआ था। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम को हम वापस शुरू करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जो कि 7 दिन से 10 दिन तक का मैक्सिमम होगा। जो रोजाना प्रतिदिन सुबह 7 बजे से जैसा हम पहले कर रहे थे, उसी तरीके से करने का योजना है। इसके अंदर में जो छूटे हुए विषय थे, उसको पहले प्राथमिक तौर पे पूरा करना इसमें उद्देश्य है। साथ में ही यह भी विचार किया जा रहा है कि इन कार्यक्रमों में किसी भी तरीके से शासन से जुड़े हुए, चाहे वो केंद्र शासन से हो चाहे राज्य शासन से हो, जो जुड़े हुए पीआईओ हैं, फर्स्ट ऑपिलेंट अथॉरिटीज हैं या लोक प्राधिकारी हैं या कोई भी अदर्स, सभी को जोड़ने का प्रयास किया जाए। क्योंकि ये एक इस तरीके का विषय है कि हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हम तो गाड़ी सही चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला गाड़ी सही नहीं चला रहा है तो भी एक्सीडेंट होना ही है। तो जो सूचना का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलने का एक कारण ये भी है कि जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं कर रहे। इसके पीछे 2 लॉजिक हो सकते हैं। एक तो वो चाहते हैं लेकिन उनको सही अनुभव नहीं मिल रहा है या सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। वो अपनी ताकत और अधिकारों को नहीं जान पा रहे हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में उनके कहे अनुसार जो भी निर्णय है वो लेकर हमें हमारे मामलों को निराकृत कर देते हैं। दूसरा ये कि वो संभवतः या निश्चित तौर पर वो हमें जानकारी देना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो इस चीज की स्पष्टता के लिए, और जो साथी या जो मतलब कर्मचारी या जिम्मेदार व्यक्ति इस पर सीखकर अपने आप को अनुभव को उचित या बेहतर करना चाहेगा, हम उन लोगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर अगर किसी साथी की कोई टिप्पणी हो या कोई उनका मत हो तो उसको पूरा कर दें, क्योंकि जो अधूरा रहा हुआ काम है उसको हम पूरा करते हुए ही आगे इस पे बढ़ना चाहेंगे। कोई भी साथी इसमें अपना कोई पक्ष रखें। नवीन जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी सर। जी देवेन जी, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा आउट हो गया था, वो नेट बंद हो गया था ना। तो सर, जैसे कि हमारी कल चर्चा हुई थी कि हमने कल उस चर्चा में बात रखी थी कि हम जो है फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 विषयों पर हमारा बहुत जोर है। जो पहला हमसे छूट चुका है, जो हमने जो किया था पूर्व कार्यक्रम, उसमें जो विषय हमारे छूटे हुए थे, जैसे कि धारा 4, धारा 25 है ना, या कुछ ऐसे विषय थे जहां पे हम बहुत अच्छा अनुभव साझा नहीं कर पाए थे, उन विषयों पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं एक फिर से। दूसरा ये कि इसमें इस बार हम सरकारी महकमे में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को भी इसमें जोड़ने की इच्छा रखते हैं, ताकि जो जानकारी हमको मिलनी चाहिए, जिसके नहीं मिलने से इस देश को भी नुकसान हो रहा है, उन जन सूचना अधिकारी को भी नुकसान हो रहा है, और हम आरटीआई कार्यकर्ताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसका कुछ समाधान बेहतर तरीके से आ सके, क्योंकि हर बैठा हुआ जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं ही देना चाहता है, शायद ऐसा ना हो, वो देना चाहता हो लेकिन उसके पास सही जानकारी ना हो, या वो किसी दबाव में हो, या उसको अपनी शक्तियों की पूरी जानकारी ना हो। इस कारण से शायद वो गलती कर रहा है।
तो इस पर हम आपके विचार को सुनना चाहते हैं, आप बताएं कि इसमें आप क्या सोचते हैं। जी नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने जैसा कहा कि हर जो पीआईओ होता है उसकी मंशा यही होगी कि भाई सूचना न दी जाए, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग उसमें भी अच्छे लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं देना, लेकिन उनको क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होती है एक्ट की सही तरीके से, तो वो उसको अमल में सही तरीके से ला नहीं पाते हैं। यदि उनकी भावना बदल जाए, मतलब कुछ जो भ्रष्ट जो है उनको तो साइड में रखते हो, तो चाह कर भी नहीं देंगे, जानबूझ कर नहीं देंगे, उसके लिए तो हमको लड़ना है ही। लेकिन कुछ जो ऐसे अच्छे यदि है तो बिना वजह जैसे उनको जानकारी ना होने की वजह से कई बार कैसे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हमको बिना वजह फिर अपील में जाना पड़ता है, जो वहीं की वहीं निपट सकती चीजें। तो वो उनको भी यदि प्रशिक्षण रहे, जैसे मैंने एक बार हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा एक रिसर्च किया था, तो उसमें सेक्शन 41B का 85% लोगों ने पालन नहीं किया हुआ था, सार्वजनिक प्राधिकरणों ने। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो प्रशिक्षण जो उनका हुआ था वो उसमें से 10% लोगों का ही प्रशिक्षण हुआ था, है ना। तो कई सारी चीजें जैसे मैंने मांगा था उनसे, सेक्शन 41B में जो आपने प्रकाशित की है जानकारी वो मुझे प्रदान की जाए। तो कई लोगों ने कैसा किया, मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। जो एक्ट की जो कॉपी है ना अपनी, सेक्शन 41B के जो पॉइंट्स लिखे हैं 1 से 17, उसकी जेरॉक्स निकाल के उन्होंने दे दी मुझे। उनको यही तक नहीं पता कि ये उनको करना पड़ता है कुछ पब्लिश। राज्य सूचना जन सूचना अधिकारी ऐसा लिख कर दिया जैसे आवेदन, तो कई लोगों ने वापस कर दिया कि हमारे ऐसा कोई पद नहीं है। उनको लगा राज्य शब्द लगा दिए तो भी वो सरकारी कार्यालय से संबंधित है। ये मैंने अनुदानित संस्थाओं में लगाया था, आरटीआई। तो ऐसे कई तरह के मतलब रिप्लाई मिलते हैं कि समझ में आते हैं उनको उसकी चीज की जानकारी ही नहीं है। तो यदि उनको भी जानकारी मिल जाए तो वो भी एक भले ही वो पीआईओ है, लेकिन हम लोगों ने मानना चाहिए कि वो भी एक बड़े आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ में हमें नजर आएंगे खड़े, जो अच्छे लोग हैं। भ्रष्ट लोग हैं वो तो ठीक है, उनके बारे में तो हमें लड़ना ही है। और जो है प्रशिक्षण उनके लिए भी जैसे हम लोग सोच रहे रखना है। बस एक दिक्कत ये आती है कि रोज जो हम लोग करते हैं ना कि भाई रोज यदि रहे तो वो उसमें सभी साथी लोगों को जुड़ने में हो सकता है कुछ दिक्कत आए। जैसे जी एमपी में शिवानंद जी जो करते हैं मतलब सप्ताह में एक दिन, तो उसमें कैसे सब लोग उसमें समय दे पाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो हो भी रहा है। मतलब मैं भी कई बार उसमें जुड़ता ही हूँ, कोशिश करता ही हूँ जुड़ूं, कुछ सीखने मिलता है हमें भी। तो होना चाहिए ऐसा जरूर, जो मुद्दे छूट गए हैं और जिस विषय पे जिनकी महारत हो सकता है सेक्शन 41B पे कोई मार्गदर्शक बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन कर सकता होगा, तो उनको ऐसे लोगों को चुनकर उसमें हमें आमंत्रित करना चाहिए कि वो लोग मार्गदर्शन करें इस विषय पे। क्योंकि कई बार होता है ना, किसी को एक विषय पे ज्यादा जानकारी होती है, एक विषय पे उतना उनका ध्यान कम रहता है, तो ऐसे लोगों को जोड़कर कि जो उस विषय में ज्यादा अच्छे तरीके से बता सके। जी कई बार सर जो एक दिक्कत जो रहती है, जैसे कि अगर हम सिर्फ हफ्ता में एक बार करते हैं, तो जिस टॉपिक पर हम एक लहर में चल रहे होते हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे होते हैं, उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। कंटिन्यूटी टूटने से हमें मतलब दिक्कत होती है। उस चीज को आगे फिर से लेने पर हमें उन पुरानी बातों को भी जोड़ना पड़ जाता है, जिसमें समय की बर्बादी भी होती है और एक काफी लंबा समय लग जाता है। दूसरा ये कि अगर हम मतलब रविवार वगैरह का दिन रखते हैं, तो ऐसे समय पे निश्चित तौर पे हमें कार्यक्रम जो है आगे के समय पे प्लान करना होता है। और जनरली हमने देखा है कि सवेरे 8:30-9 बजे के बाद लोगों के फोन जो है बजने लग जाते हैं, क्योंकि अधिकांश साथी फोन के माध्यम से इस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं। तो इससे उनके साथ भी हर्डल्स होने लग जाता है। जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ कि मैं आप लोगों के साथ मीटिंग में जुड़ा हुआ हूँ और मीटिंग में कोई बात कह रहा हूँ और उसी बीच दौरान में मेरा फोन आ गया, तो हर्डल्स के कारण से वो बात अधूरी रह गई। तो इस कारण से हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम जो है जनरली सुबह अर्ली मॉर्निंग कर रहे थे 7 से 8:30 के बीच में। और निश्चित तौर पे इसका जैसे कि सुरेश मौर्य जी ने यूट्यूब और फेसबुक में वीडियो भी बना के अपलोड किया है। तो हमारा तो सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जो महत्वपूर्ण विषय है उसको इसमें शामिल करते हुए पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ सभी को मिले। बाकी अगर आपके पास इस पे कोई बेहतर सुझाव हो तो आप बताएं कि किस तरीके से हमें करना चाहिए।
नवीन जी। हाँ जी, नहीं रोज भी किया जा सकता है कई बार, लेकिन क्या जो लोग उसमें जुड़ रहे हैं, हो सकता है हम जुड़ जाए रोज ना, जो जिनके लिए वो आयोजन किया जा रहा है, कई लोग कई बार वो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो बराबर। यदि नहीं जुड़ पा रहे तो वो फिर छूटना नहीं चाहिए ना उनका विषय। नहीं, ऐसा ये मैं छूटने का इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फेसबुक और यूट्यूब में लाइव रहेगा, सही सही सही, तो वो उसमें ये हमेशा जब चाहेंगे वो देख भी सकते हैं इसको, अगर उनका कोई बीच में छूट रहा हो तो। जी जी जी। नहीं तो आप बनाइए योजना, हम सब लोग तो जितने भी समूह के लोग हैं, जो भी हम लोग अभी जुड़े मीटिंग में भी या जो नहीं भी जुड़े हुए, सब लोग तो साथ है ही। आप जैसा सर योजना मिलके बनाई जाती है, आप लोग सब साथ में हैं, आप लोग नहीं, जैसा सब मार्गदर्शन देंगे, हाँ सब नहीं, मिलके हम और इस साथी बात में लोग भी आगे जैसा, बढ़ेंगे। मिश्रा जी और वापस जुड़ साथी, चुके हैं हाँ हमारे हाँ, साथ। हमारे साथी जैसा करें मिलजुल कर, सभी लोग, मतलब हम लोग तो सब तैयारी है। मिश्रा जी, आपका इसमें कोई सुझाव हो तो बताएं प्लीज। जी थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बता देंगे मेरे को ना, मैं एक्चुअली अभी जुड़ा, इंटरनेट का प्रॉब्लम था। सर जैसा कि हमारी कल चर्चा हुई थी, हम लोग वापस प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ लिमिटेड दिनों का प्लान है अभी, हालांकि वो तय नहीं किए हैं, और इसमें इस बार सरकारी महकमे में बैठे जिम्मेदार लोगों को भी जोड़ने का मन है। इस पर आपका विचार सुनना चाहिए। जी, जैसा मैं कल आपको बताया था देवेंद्र अग्रवाल जी, और हमारे नवीन अग्रवाल जी भी तैयार हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी तैयार होंगे मेरे उम्मीद से। मेरा ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारी केवल आरटीआई कार्यकर्ताओं को लेके नहीं होनी चाहिए। मेरा समझना है, मेरा सोचना है ना, कि जो लोग आरटीआई को निष्पादित करते हैं, आवेदन जाने पर उस आवेदन का जवाब बनाते हैं, उसका किसी तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, जानकारी देते हैं या जानकारी देने से इनकार करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मेरा ख्याल है इस प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। मेरा विचार है ये, परंतु अगर और कोई मित्र इसमें कोई अपना विचार रखें तो स्वागत है उनका। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस बारे में कुछ बताएं तो। सुरेश मौर्य जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुरेश मौर्य जी, आप अनम्यूट होके बोले प्लीज। हाँ जी सर, मेरा कहना है ऐसा कि सर आप कब से चालू करना चाहते हैं, मुझे तारीख और समय बताएंगे सर उसके बारे में प्रोग्राम। बिल्कुल सर, आपका सहयोग तो जरूरी है इसमें सबसे ज्यादा। नहीं सर, इसके लिए मैं इसके लिए पूछ रहा था सर कि जैसे कि वो तारीख और डेट हम सामने अधिकारी को बताएं, हम इस तारीख से चालू कर रहे हैं प्रोग्राम, तो आपका समय इस समय से लेकर इस समय आपका समय चाहिए, आपका इस टॉपिक पे चाहिए, तो उनके अधिकारियों का भी जो भी है उनका अच्छा मतलब रिस्पांस मिलेगा। ऐसा हमने विचार में ये है कि हम अगले रविवार से या सोमवार से, मतलब 22 नवंबर या 23 नवंबर से इस पे शुरुआत करना चाहते हैं। और मेरी एक मन में इच्छा थी कि हमने टोटल 38 सेशन किए थे पूर्व कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में कम से कम हम 12 सेशन करें ताकि उसकी हाफ सेंचुरी हो जाए। और जिन साथियों ने जो बाद में जुड़े थे और उनके मन में रह गई थी बात की उन्होंने पूरे 25 दिन के कार्यक्रम का सेशन नहीं कर पाया, इस कारण से उनके सर्टिफिकेट भी पेंडिंग है, उसको भी इसी में जोड़ते हुए शामिल करना चाहता हूं। और उसको इसलिए ऐसा करना चाहता हूं, इसके पीछे लॉजिक एक ये भी है कि हमने उस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण 1-2 धाराएं हैं जो सेक्शन 25 में और सेक्शन 4 की हैं, जिसमें एक लंबा समय हमें देने की जरूरत थी, हम नहीं दे पाए थे, उसको इसमें जोड़ लिया जाए, ऐसा मेरा विचार था, ताकि ये कार्यक्रम एक साथ हो जाए। देवेंद्र अग्रवाल जी, सुरेश भाई का कहना ठीक है, परंतु मेरा निवेदन है कि कुछ अधिकारियों से इस संबंध में आप चर्चा कर लीजिए, जो आपके परिचय में हो, और खास करके विभागों के, मंत्रालय स्तर के जन सूचना अधिकारी के पद पर जो लोग पदस्थ हैं, उनसे ये चर्चा कर लीजिए उनकी इच्छा सहमति क्या है, वो कौन सा समय ठीक ढंग से दे पाएंगे। कोरोना का काल है इस समय, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, काम घर से कर रहे हैं, या 30% लोगों की उपस्थिति हो रही है। ऐसे में अधिकारी अगर ये सुबह का समय दे पाए तो हम सबके लिए अच्छा हो जाता, और वो उनको आसानी से समझ में आता भी और हम समझा भी पाते। बेहतर होगा कि आप उनसे एक बार चर्चा करके, जितने लोगों से संपर्क हो पाता है उनसे चर्चा करके एक बार पूछ सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी
सर, जैसा कि मैं, अगर आप लोग अनुमति दें तो इसमें 2 मिनट एक बात बताता हूँ कि मैंने अभी लास्ट 4-5 दिन पहले 10 तारीख को ही 231 आवेदन लगाए हैं। इन 231 आवेदन को लगाने के पीछे हमारी शुक्ला जी की भी मंशा थी और हमारे जो वरिष्ठ मिश्रा जी जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके अभियान को आगे बढ़ाना भी था। तो इस 231 आवेदन में मैंने जो है छत्तीसगढ़ राज्य के 49 सचिवालय और 28 जिलाधीश कार्यालयों में 3-3 आवेदन लगाए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने पहले आवेदन में उनके अधीन 2H के अधीन जितने भी लोक प्राधिकरण हैं और वहां पर बैठे हुए जितने भी जिम्मेदार लोक प्राधिकारी हैं, जितने भी लोक जन सूचना अधिकारी हैं, उनकी जानकारी चाहिए है। दूसरे आवेदन में मैंने धारा 4 के स्वप्रकटीकरण पर, जिसमें मिश्रा जी ने स्वयं जो है 2012 में उच्च न्यायालय से आदेश लेके आया था, जिसका पालन उनको 6 महीने में होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। 2017 में उन्होंने अवमानना याचिका भी लगाई, उसके बाद भी नहीं हो पाया। बस उन लोगों ने चिट्ठी निकाल कर खाना पूर्ति करती रही। 2019 में खुद सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 बिंदुओं की जगह जो और अन्य बिंदु है उसे जोड़ते हुए स्वप्रकटीकरण को अपडेट करने का आदेश भी जारी किया, जो कि मेरे ही मामले में था, जो उन्होंने अपने ही वेबसाइट पर अपलोड भी की और कोई भी जीएडी के साइट में जाके उसको देख सकता है कि अब वो जानकारी उनको 17 बिंदुओं की जगह लगभग 30 या 34 बिंदुओं पर देनी होगी, वो नहीं की। इस कारण से मैंने कुछ समय से उसमें और प्रयास किया। तो कुछ समय पहले मुझे जीएडी ने ये भी आदेश उपलब्ध करवाया कि अब अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और ऐसी जानकारी चाहिए जाती है तो इसके लिए कोई भी शास्ति जन सूचना अधिकारी पर लागू नहीं होगी, बल्कि इसके लिए लोक प्राधिकारी ही जिम्मेदार माने जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो सबसे अच्छी मजबूत स्थिति ये बन गई है कि अब जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर जब हम इस तरीके के लेटर का आधार लेकर जा पाएंगे तो निश्चित तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। और ये अधिनियम आज फेल होने के पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो जो उन्होंने धारा 4, धारा 25 के अनुसार जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनको नियमों का जानकारी नहीं है। वो भी मैंने कहां पर देखा कि कुछ दिनों में मेरे पास कुछ वरिष्ठ सचिवालयों के साथ जो पत्राचार हुए, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने जो पत्राचार किए वो सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम से किए, जबकि पूरे एक्ट में सहायक जन सूचना अधिकारी सिर्फ धारा 5(2) में उल्लेखित है और उसका काम वो सिर्फ जो है उप जिला स्तर और उप मंडल स्तर पर ही नियुक्त हो सकते हैं और उनको किसी भी तरीके से कोई जवाब देने का कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जन सूचना अधिकारी तक लेटर फॉरवर्डिंग करने का ही काम है, जैसा कि एक पोस्ट ऑफिस करता है, लेकिन वह सहायक जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जानकारी दिला भी रहे हैं, जबकि पूरे एक्ट में जन सूचना अधिकारी के अलावा कोई भी जानकारी देने का अधिकार किसी को नहीं है। भले जन सूचना अधिकारी किसी से जानकारी मांगने के लिए सहायता ले सकता है, जो कि धारा 5(4) और 5(5) में मेंशन है। तो इतनी बड़ी गलतियां जब हम बड़े बड़े सचिवालयों में देखते हैं तो निश्चित तौर पे जो उनके नीचे के काम करने वाले निदेशालय, एचओडीज या विभागाध्यक्ष या अन्य कार्यालय होंगे तो निश्चित तौर पे गलतियां करेंगे ही करेंगे। तो इन मंशा से कि उनकी जो गलतियां हो रही है उसमें सुधार किया जाए। कई बार ये देखने में आ रहा है मुझे कि वो लेटर जो है पोस्ट हमें करेंगे 22 तारीख को, लेकिन अंदर जो लिफाफे में जो लेटर में पेज रहता है उसमें तारीख लिखी रहेगी 5 तारीख की। मतलब 15 दिन 17 दिन पहले की तारीख का लेटर वो हमको 22 तारीख को पोस्ट कर रहे हो और तारीख बताते हैं कि हमने 5 तारीख को सूचना दे दी। ये भी कोई उचित नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो पोस्ट कर रहे हैं हम उसी दिन को तारीख को मानेंगे कि उन्होंने सूचना भेजी है या सूचना भेजने में देरी की है। उनको इस विषय में समझ की कमी लगती है। हमें जानकारियां, वो जो जानकारियां 1 दिन में दे सकते हैं, 2 दिन में दे सकते हैं, जिसके लिए उनके पास उपलब्ध जानकारी है, उसको देने तक के लिए वो 30वें दिन तक का इंतजार करते रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसके कारण से मामले बढ़ते हैं। कई बार उनकी गलतियों के कारण से अहम की बातें आ जाती है और कई बार देखा जाता है कि जन सूचना अधिकारियों के साथ विवादित स्थिति उत्पन्न होने के कारण कई साथी जो है वही बार बार आवेदन करने लगते हैं। तो इन सब विषयों को ध्यान पे रखते हुए प्रशिक्षण बहुत जरूरी महसूस होने लगा है
और रही बात इन कार्यक्रमों में उन लोगों को लाने के लिए, तो हमको इसके प्रसार प्रचार की जरूरत है। हम सभी डिपार्टमेंट्स को, आप जहां पर बैठे हैं वहां के सभी डिपार्टमेंट्स को मेल करें, उनको ये बातें रखें कि इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर वो अपने लोगों को भेजकर इस तरीके की जानकारी ले सकते हैं। जो अधिकारियों को आप जानते हो सब मिलकर उन्हें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, फैलाएं, तो निश्चित तौर पे बातें पहुंचेंगी और ये सारी बातें फेसबुक और यूट्यूब में वीडियो के जरिए से भी उपलब्ध होंगी। तो धीरे धीरे, जैसे कि हम भी जब शुरुआत किए थे इस कार्यक्रम का पहले, तब उस समय हमने शुरुआत की थी, हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतने साथी और देश के हर हिस्से से साथी जुड़ पाएंगे और हम एक दूसरे से मिल पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। हो सकता है कि ये भी एक शुरुआत करने के बाद हम उस पर आगे बढ़ पाए। तो मेरे ख्याल से कुछ ना करने से बेहतर होगा कि कुछ शुरू करें, बाकी आप लोगों का जैसा मार्गदर्शन मिले। अपनी बात कोई, जैसे हमारे पास 2 हैंड राइज है। हरदीप जाखड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप बताएं प्लीज, अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सर जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि सहायक जन सूचना अधिकारी की जो अभी टॉपिक आया था, मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे गुरुजी राव धनवीर जी, इनके एक आवेदन के ऊपर सहायक जन सूचना अधिकारी को जन सूचना अधिकारी ने नोटिस किया था कि भाई आपने जन सूचना अधिकारी न होते हुए भी और जवाब भेजा है आवेदक को, इसलिए इस पे आप स्पष्टीकरण दीजिए। क्या हो गया नेटवर्क के भाई? हेलो, आ रही है जलदीप जी, आ रही है आवाज। हरदीप जी आ रही है सर। धनवीर सर, हाँ जी, वो लेटर एक बार आप ग्रुप में डाल दीजिए, वो काफी काम आने का, क्योंकि मोस्टली है ना सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम से ही जानकारी आती है। हाँ, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा सभी मित्रों को कि वो पत्र जो है वो एडिशनल एसपी, राजस्थान में एडिशनल एसपी जन सूचना अधिकारी होते हैं। मैंने एक डीएसपी से पुलिस फाइल की केस डायरी समेत कुछ मांगा था, तो उन्होंने 172(3) का हवाला देके मुझे सूचना नहीं दी थी। तब उस एडिशनल एसपी ने उस डीएसपी को नोटिस किया था, उस पर चार्जशीटेड हुआ कि आपने मेरे आदेश की अवहेलना कारित की गई है, आप जन सूचना अधिकारी नहीं होते हुए भी आपने जन सूचना अधिकारी का कृत किया है, और उसमें उसकी डिपार्टमेंट खुली, उसके इंक्रीमेंट तक बंद हुई है। वो पत्र मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने पहले डाला हुआ भी है जी। अन्य साथी में महावीर परिहार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महावीर सिंह परिहार जी। जी सर प्लीज बताएं। ये कहना था कि कोई अपनी मीटिंग में सर कोई अगर यूपी से हो तो उनसे थोड़ा संपर्क करना था। बहुत सारे साथी हमारे साथ यूपी से जुड़े रहते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ वहां पे यूपी से जुड़े हुए बहुत से साथी हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो यूपी में तो आप ग्रुप में लिख दें। मेरे ख्याल से सभी साथी जुड़े हुए वो आपका सहयोग करेंगे निश्चित तौर पे, और अगर हमसे कोई सहायता आपको जरूरत हो तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल की डेट में एक वो डाला हुआ था, मेरे पास नोटिस आया था सीआरपीसी 110 का, उसमें मुझे पुलिस थाने से 3 लाख रुपए में पाबंद किया गया है, फर्जी तरीके से सचिव के द्वारा करवाया है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप जो है धनवीर साहब जी आपको बेहतर वो सहायता कर पाएंगे, क्योंकि वो पुलिस के मामलों पे हमारे सबसे वरिष्ठ और जानकार सदस्यों में से है जो इस मामले को देखते हैं। तो आप मुझे पर्सनली, या अगर धनवीर साहब का नंबर आपके पास हो तो आप निश्चित तरीके से उनसे आप संपर्क कीजिए। हरदीप जी प्लीज उनका, धनवीर साहब का नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि परिहार साहब को मिल जाए। इंद्रजीत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हैप्पी दिवाली इंद्रजीत जी। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी आपको देखने। हाँ थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। आपको मालूम है मेरे को प्रॉब्लम ऐसी पड़ गई थी, मैं नहीं जुड़ रहा था, तो आज भी संक्रांत थी तो इसलिए गुरुद्वारा साहब में था, तो वहीं से मैं सीधा आपके साथ सीधा जुड़ रहा हूँ। सॉरी इतने दिन से नहीं जुड़ा हूँ, आगे से आपके साथ हूँ। नहीं, आप हमारे साथ हमेशा ही है। आप नहीं भी जुड़े तो ऐसा ना समझे कि आप हमारे साथ ना आए, आप हमारे साथ ही, और हमको मालूम है आप हमारे ही हैं। हाँ, मेरा ब्रदर आर्मी में था, वो शहीद हो गया था, इसलिए थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी। नहीं बिल्कुल सर, हम आपके साथ।
Can I speak? हाँ प्लीज मैम बोलिए। Yeah, I yes. just want to join RTI. I've already done because of my court cases. I had a property with some people had taken it, and they sold it. So during that period, I've applied for RTI and I got all the replies correctly. But then I want to learn this procedure, RTI. So I just want to join. So let me know, when it is going to start. I'll be very grateful. ठीक, आपका स्वागत है और ये सभी के लिए सीखने का एक मंच है जहाँ पर आप बिल्कुल आप सीख भी सकती हैं और अगर आपके मन में कोई अनुभव होगा तो आप उसको साझा भी कर सकती हैं। लेकिन अगर और बेहतर हो सकेगा कि अगर अपनी बातों को आप हिंदी में रखेंगे तो जो हमारे अन्य साथी भी हैं उनको तक भी बातें पहुंच पाएंगे अगर आपको दिक्कत ना हो तो। सॉरी। हाँ, मुझे बाकी साथियों के लिए मैं बोल रहा हूँ नहीं आती है बिकॉज आई एम शेट्टी। हाँ, मुझे ना हिंदी नहीं आती ना क्योंकि मैं तुलु बात करती हूँ, साउथ इंडियन हूँ। मेरा पास एक केस था मेरा होटल प्रॉपर्टी का। मेरे हस्बैंड मरने के बाद मैंने किसी को चला नहीं दिया था 15 साल, तो उन लोगों ने झूठा आरटीआई स्टैम्प पेपर बना के बेचा। जब मुझे मालूम पड़ा एंड मैं नहीं कोर्ट में गई, उन लोग की कोर्ट गए थे, बट मैं सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जीत के आई बिकॉज ऑफ आरटीआई। ये आरटीआई में मैंने अप्लाई किया था कि द प्रीवियस ओनर जिसने मुझे बेचा है 82 में, वो वापस कैसे बेचती है 1980 में, और वो जो इंसान तो ओल्ड थे तभी। तो मैंने आरटीआई में डाला था तो मुझे करेक्ट रिप्लाई मिला। बट अभी मेरे को ना लगता है कि मैं ना ये प्रोसीजर और ज्यादा जानकारी के लिए ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे हेल्प करना है लोगों को ये कोर्स करके, इसलिए मैं विनती कर रही हूँ कि मुझे ये कोर्स करने का सब डिटेल में देना। एंड इफ इट इज इन इंग्लिश आई विल बी मोर देन हैप्पी, मुझे इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं बिल्कुल, आपका स्वागत है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप समझ भी पाए और हमारे कुछ साथी जिनको तकलीफ हो वो भी समझ पाए तो बेहतर होता। बाकी हम आपके लिए साथ में हैं और हमारे कई साथी इसमें आपका सहयोग के लिए बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी काम करना चाह रहे हैं इसमें, ये भी हमारा सौभाग्य है। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी जैसे मामले पे आपका भी जो मामला है अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही होगी तो कभी भी आप हमसे कभी भी फोन करके या ग्रुप में रख सकते हैं। या मेरा हो गया कोर्ट केसेस, आई हैव वन ऑल द केसेस। मैं सब सुप्रीम कोर्ट में भी जीत के आई हूँ बिकॉज इसलिए आरटीआई हैज हेल्प्ड मी, क्योंकि मुझे ना आरटीआई से ही सब मिल गया। इट इज लाइक बोलते हैं ना रिलीजियस बुक होते अपना, वैसा हुआ मुझे आरटीआई अभी। इसलिए मेरे को कोर्स में इसलिए करना चाहती हूँ कि आई कैन हेल्प अदर पीपल इन माय सेम कंडीशन, क्योंकि वीडियो लोग को कोई हेल्प नहीं करता, पता है, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि दे आर हेल्पलेस, उनको कोई सहारा नहीं, बट भगवान तो सहारा होता ही है ना। तो इसलिए मुझे हेल्प करना है, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस आरटीआई। बहुत सुंदर विचार है मैम आपके, बहुत सुंदर विचार है। और आप ऐसा ना सोचे कि कोई किसी की एक दूसरे की मदद नहीं करता, ये दुनिया नहीं चल सकती थी अगर यहाँ पे अच्छे लोग नहीं होते। तो हो सकता है कि मेरे साथी थे कुछ दिन पहले बोल रहे थे, उनका कहना था कि मैं सोचता था कि मैं ही सिर्फ इस कारवा में चल रहा हूँ अकेले, कोई भी इस तरीके के लोग नहीं है जो ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले आवेदन लगाते होंगे। लेकिन जब वो इस संगठन में जुड़े तो उनको लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी प्लीज सर आप कहें। जी सेठी जी, आपके इस सफलता के लिए हम सब की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। गॉड। और ये है आरटीआई की सफलता, ये है आरटीआई की का सफलता। अगर इन सूचना का अधिकार नहीं होता तो आप जान सकते हैं कि इसमें कितना मुश्किल होता, और बहुत संदिग्ध था कि आप ये केस बड़ी अदालतों तक से भी जीत पाते। मुझे तो नहीं लगता कि जीत पाते। आपको याद होगा सूचना का अधिकार आने के पहले जो स्थिति थी, जिन ऑफिसों में आप आवेदन करते थे वो लोग देखते तक नहीं थे आवेदनों को, कचरे के डब्बे में डाल देते थे। सूचना के अधिकार की ये ताकत है और आप हम सब की ओर से मिसाल है। हम सबको की ओर से आपको हम बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि ये आपके माध्यम से हम देश को बताएं कि यह है सूचना का अधिकार। बिल्कुल, आप हमारे लिए आदर्श भी है और हमारे लिए गर्व भी है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि इस सेशन में अब मुश्किल से 4-5 मिनट है, तो अगर इसमें कुछ आप बताना चाहें, कुछ और किसी का मार्गदर्शन, जैसा कि हमने प्लानिंग की है प्रशिक्षण पर, तो कोई साथी अगर बात रखना चाहे तो रखें।
प्लीज, हमें अनुभव की जरूरत है, नहीं तो फिर इसमें हम आगे बढ़ के फिर से अगला सेशन रखेंगे, थर्ड सेशन भी शुरू कर सकते हैं। सुनीता मैम, आपकी चर्चा हो गई क्या दलवीर मैम से? सुनीता मैम, क्या चर्चा हो गई है क्या? मैं एक बार फोन में चर्चा करके उनसे पूछ लेता हूं, ताकि अगर हो गई होगी चर्चा तो वो बेहतर तरीके से उस मामले पर अपना हल दे देंगी। जब तक मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जी धनवीर साहब कहें प्लीज। लंबा मैटर भी नहीं हो पाई होगी उनकी चर्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम थर्ड सेशन भी जारी रखेंगे सर, ताकि मैम की अगर चर्चा हो जाए तो आज ही की मीटिंग पे हमें आगे क्या करना है पता रहेगा। अच्छा, दूसरा मेरा एक निवेदन था कि हम विषय से भटक गए। जो आपने दूसरा सेशन चलाने के लिए कहा था, उसमें मेरा एक निवेदन है कि हम साथी सभी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक ज्ञापन दें या मेल भेजें किसी तरह करके, भाई हमें इस तरह का चला रहे जो आपके जन सूचना निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मुझे लगता है कोई ना कोई अधिकारी पे जो लेटर लिखेंगे उसे मार्किंग तो करेंगे, तो सरकारी जो भी जन सूचना अधिकारी वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक्स। ठीक बोल रहे हैं सर आप। तो हमारे साथ जितने भी संगठन से जुड़े हुए जितने भी साथी होंगे, जो मोबाइल साइलेंट लिख रहा है पूरा, साइलेंट हो गया। क्या लिख रहा है, कहाँ हुआ, क्या लिख रहा है? ये तो वीडियो हो जाएगा। ओ, देने कीजिए। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है आवाज आपकी। जी जी जी। कोई प्रॉब्लम आ रही है? राव साहब नमस्कार सर। और कैसे है सर? बढ़िया। हैप्पी दीपावली सभी को। सर मैंने दीपावली घर वालों की वजह से मनाई, लेकिन मेरे पास एक जी जी इसके हमें अंदर मालूम है सर, आप बहुत व्यस्त हैं मैडम। नहीं, मैं अपनी दीपावली जो है वो अपने आवेदन लगा के जो भेजते हैं वो मनाई है। थैंक यू थैंक यू। मेरे इन आवेदनों में हमारे लिए आप जी जी आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे मालूम है सर। मैडम के केस में और बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, मैं क्षमा चाहूंगा सभी साथियों को म्यूट कर रहा हूँ एक बार। मैम जुड़ चुकी हैं, सुनीता मैम, और उस मामले को उन्होंने पूरा समझ लिया है, तो वो शायद अब इस पे अपनी बात रखना चाहें। तो प्लीज सुनीता मैम, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और इस मामले पे हमें मार्गदर्शन दें कि हमें क्या करना है आगे। हाँ, मेरी हरप्रीत मैडम से बात हुई अभी। एक्चुअली उनके साथ जो चल रहा है वो आरटीआई की वजह से नहीं, उनके वो डीवाईएसपी हैं जो बाहर यमुनानगर पोस्टेड है, उनकी फैमिली है, मतलब उनकी भाभी सिस्टर वगैरह, मतलब उनका मायका है वहां पर जहाँ ये रहती है मैडम, इनके पड़ोस में रहते हैं। इनके कुत्ते को लेकर कोई विवाद हुआ और उसके बाद बस क्रॉस चलता रहा है, आपसी रंजिश वाली बात चल रही है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा हम उनकी डायरेक्ट शिकायत अभी ऐसे में कर नहीं सकते क्योंकि डीवाईएसपी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, वो चूंकि उसके मायके वालों के साथ झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को सपोर्ट तो करेगी, तो ये सपोर्ट वाला मामला चल रहा है। उनको समझाया, मैंने कहा इसमें आप अभी कंप्रोमाइज कर लीजिए और उसके बाद उस डीवाईएसपी के बारे में आपको जो आरटीआई लगानी है उसको किस तरीके से लगाना है वो हम बताएंगे आपको। मैंने कहा उससे डायरेक्ट वो मत कीजिए आप, क्योंकि उसके डायरेक्ट कहीं पर भी ना वो थाने पे उसका इन्वॉल्वमेंट आया है डायरेक्ट, ना और कहीं आया है, इसलिए उसकी शिकायत हम करेंगे भी तो कोई एक्शन होगा नहीं, भले ही हम डीजी को करें चाहे आईजी को करें, हो नहीं सकता है क्योंकि वो फीमेल डीवाईएसपी है, उसके खुद के भी 2 बेटियां हैं। तो अब अपन ऐसा कोई वो भी नहीं लगा सकते कि वो किसी मेल मेंबर से इनको परेशान करवा रही हैं, वो खुद भी फीमेल ही हैं। बस उनके ये है कि मायके वालों से इनकी थोड़ी वो चल रही है और पुलिस वालों के रिश्तेदार होते हैं तो थोड़ी जूम तो उनमें होती है। देखिए, उनको ये लगता है भाई हमारी बेटी वो है डीवाईएसपी है, तो पड़ोस वाले भी थोड़े डरे। तो बस मैंने उन मैडम को समझाया है कि पड़ोस के हिसाब से थोड़ा सा भूल रहे हैं और कोशिश करें कि उनसे अगर वो समझौते के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं तो कर लें, ये छोटी मोटी बातों में कर लें, और उनके साथ करना है तो हम अपन बाद में करते हैं क्योंकि इस मामले में अपन लोग कुछ भी वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैम, आपकी चर्चा से मैडम जो जुड़ी आपने हुई अभी है बात तो रखी है, उनसे एक बार बात कर लीजिए। ठीक, आपकी जैसे बात रखी है आपने, उसमें 2 बातें समझ में आ रही हैं। एक तो ये बात समझ में आ रही है कि ये जो मामला है आरटीआई से शुरू नहीं हुआ है कि उन्होंने आरटीआई लगाया इस कारण से उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब ये मतलब आरटीआई के कारण उनको परेशानी नहीं हो रही है? आरटीआई की वजह से नहीं है जी। और इसमें क्या उनका कोई मतलब ऐसा विषय है जिसमें उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, जिनको जो लॉ का जैसे इफेक्ट है, थोड़ा सा कुछ उनको मतलब जी, उनके साथ एक तो क्या है कि रात को उनके यहाँ पुलिस पहुंची, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने रिकॉर्डिंग करी है? बोले हाँ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। मैंने कहा वो कंप्लेंट हमारे पास बनती है कि रात को किसी भी महिला को आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते एज पर लॉ, फिर भी मैंने कहा आपके यहाँ पुलिस आई है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई आप हमारे खिलाफ रात को हमारे को उठाने के लिए आए, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हमने जैसे ही उनको बोला कि एसपी से बात कराओ, वो सीढ़ियां उतर गई, मतलब वो समझ तो रही थी कि वो गलत कर रहे हैं तो उतर गए थे। बाद में उनके साथ जो वहां पे नगर निगम के सामने थाने पे थोड़ी सी मारपीट हुई बताई, उसकी उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग लेके और हमने शिकायत करी है, तो वो बोले कि शिकायत पे एक्शन हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ तो है, तभी आप कह रहे हो डिवाइस पे आना बंद हो गई उधर। अगर उसकी शिकायत हुई नहीं होती और उस पर कोई एक्शन नहीं होता ना तो वो आना जाना बंद नहीं करती। और दोबारा इनके ऊपर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी इन्हीं के चल रहे हैं, वो इनको परस्यू कर रहे हैं कि आप हमसे कंप्रोमाइज कर लो। अच्छा, सामने वाले ही परस्यू कर रहे हैं कि हेलो, सॉरी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपको मैंने बताया ना कि 15 मई को सिटी चौकी में मैम जानलेवा हमला हुआ है, उसमें हम काफी घायल हुए थे मैम, वो छोटा हमला नहीं था हमारे ऊपर, और उसके बाद से जो 4 हमले हुए वो काफी क्रिटिकली हुए हैं, ये बता रही हूँ। दलवीर बहन, मुझे आप क्या ये बता सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि जिससे अभी आपके जान को जोखिम हो या आपके जो न्याय है उसको मिलने में आपको तकलीफ हो रही हो?
हाँ जी सर, यही बात है बिल्कुल ही, मतलब पुलिस की तरफ से तो हमें बिल्कुल ही नील है, कोई हमें वो नहीं दे रहे, लगातार हमले कर रहे हैं सर। जो लास्ट 5 अक्टूबर को है ना, लोहे की राड लेके जा रहा, हमने वो सीसीटीवी की वीडियो फुटेज भी दिखाई है पुलिस को, वो मानने को ही तैयार नहीं है। हर चीज देख के, हर प्रूफ उनको दे रहे हैं, तो वो उसी वजह से, क्योंकि डीएसपी बोल देती, जो वहां के चौकी इंचार्ज है उन्होंने भी डायरेक्ट हमें बोला कि वो हमारे को बहुत प्रेशर देती है, उसकी प्रेशर में आके हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। जो एसएचओ थे उन्होंने भी हमें बोला, मतलब पुलिस भी डायरेक्ट हमें बता रही है कि वो हमारे से प्रेशर दे के करवा रही है, मतलब हम लोग इस वजह से आप लोगों को वो कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर की मैं लास्ट जो बात बता रही हूँ आपको, लोहे की राड लड़का शर्ट में डाल के लेके जा रहा है और सरेआम बोल रहा है कि अब तुम निकलोगी हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे फैमिली मेंबर कोई भी हमें मिलेगा। हमने वो सीसीटीवी की वीडियो फुटेज करके हमने उसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगवाए अपने घर पे, तो वो भी दिखा रहे हैं पुलिस बिना उसकी कोई कार्ड वगैरह देखे, कोई आईडी प्रूफ देखे कहते ये लड़का नाबालिग है, जबकि वो लड़का नाबालिग नहीं था। मतलब पुलिस हमारे साथ इतना ज्यादा अन्याय कर रही है। लोहे की राड की हमने वीडियो फुटेज दे दी और वो सारे हमें धमकी देके जा रहा है कि अब तुम निकलोगे तो मारोगे। जैसे हम घर से निकल गए उस टाइम, क्योंकि वो हमारे ऊपर मतलब हमले के ही से आते हैं, बट ये है कि अब हम मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि जो फालतू है वो अपने म्यूट कर लेना, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज म्यूट कर ले, जो बोल रहे हैं उन्हीं को बोलने दे, बाकी साथी म्यूट कर ले। दलपीर मुझे एक चीज बताइए, आप नौकरी कर रहे हो क्या या नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी सर, 3 साल से मैं नौकरी छोड़ के, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, इवन के मेरे फादर साहब भी ना घर बैठे हैं इसी वजह से कि कल को कोई बात ना हो जाए, और हम इसी चीज से डरते थे, वही हमारे साथ हो गया। दूसरा, पुलिस आपके घर के सीसी कैमरे हटवाने आई थी? हाँ जी, 25 मई को सीसीटीवी कैमरे हटवाने आए थे कि आप लोग ये हटा दो। हमने कहा कि ये तो हमने सुरक्षा के लिए लगाया, आपने क्यों हटवाने? कहते डीएसपी से तुम लोग पंगा ले रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ तो धाराएं लगी, हम और धाराएं लगा के तुम पे कार्रवाई करेंगे। उसकी हमारे पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है, तो वो हमने डीजी साहब को कंप्लेंट दी थी कि ये हमारे घर पे ऐसे ऐसे सीसीटीवी कैमरे हटवाने आए हैं। आपको पुलिस वाले ने धमकी दी कि आप कैमरे हटाइए, और इसलिए हटाइए क्योंकि डीएसपी ने बोला हुआ है। दो जो थे मेल थे, वो उन्होंने घर पे बैठ के 1 घंटा नोटिस बहाना देने तो आए। आप उन पुलिस वालों के नाम वगैरह जानती हैं? आपने देखा उनका नाम क्या है, क्या पद है, कहाँ पर है? लगा दी मैंने नाम बताएं। हाँ, नाम मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा जी, नाम है मुकेश देवी है वो। हेलो, अगर संभव हो तो आप अपना वीडियो वायरल कर दें, जो वीडियो आपने रखा हुआ है वो आप ग्रुप में वायरल कर दें। हम उस वायरल वीडियो का आधार लेकर, अगर उस पुलिस वाले ने आपको किसी भी तरीके से डराने या धमकाने की कोशिश की है, तो हमारा साथी यहीं से बैठे हुए आपके लिए जो मदद है वो कर सकेगा। लेकिन मैं एक बात में बस क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है संगठन के लिए बातें रखने की, तो मैं उस तरफ से ये बात बताना चाहूंगा कि जैसा कि एक विषय जो सामने आया है कि ये आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ आपसी विषय भी है विवाद का, तो इसको मैं आरटीआई कार्यकर्ता पर परेशान करने वाला मामला नहीं मान सकता, अगर ऐसा है तो। हाँ, लेकिन आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है और कोई भी बड़ी ताकत आपको परेशान करने के लिए हथकंडे अपना रही है, तो भी हम आपकी मदद के लिए एनी टाइम खड़े हैं। आप उसमें बिल्कुल निसंकोच हमारे से जो भी अपेक्षा रखेंगे, हम आपके साथ सहयोग के लिए रेडी हैं। तो अगर आप हमारे को वीडियो वायरल कर दे, तो हम वायरल वीडियो के आधार पर भी इस बात को पीएम तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, आपके स्टेट के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। जो उस डीएसपी के या जो पुलिस अधिकारी आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके एचओडी को बताएंगे और उनसे प्रश्न करेंगे कि ये किस तरीके की दादागिरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। धर्मवीर साहब, आपका इस पर कुछ मत हो तो कहें। बहुत बढ़िया बोला सर, बाकी म्यूट कर ले, अग्रवाल आवाज सर, यही होना चाहिए। सर एक बार म्यूट कहना चाह रहा हूँ, बाकी साथी म्यूट कर ले प्लीज, आवाज फट रही है। मैं सभी साथियों का म्यूट कर दे रहा हूँ सर, प्लीज आप अपना अनम्यूट कर ले सर। मैंने सभी साथियों का म्यूट कर दिया है।
आतंकित उसमें जी रहे हैं। इनकी लड़की ने स्वयं ने और इनकी बहनों ने अपना नौकरियां छोड़ दी हैं। पापा नहीं आ रहे, भैया की 2 महीने की छुट्टी थी वो नहीं आ रहे यहाँ, कोई कहीं मारपीट हमारे साथ हो जाए। मेरा एक निवेदन है सभी साथियों से कि इस सबसे पहले इस परिवार को हम प्रोटेक्शन दिलाएं, उसमें जिसकी भी जहां लिखा पड़ी हो जो नियमानुसार कार्रवाई वो करके इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। थैंक्स सर। प्रोटेक्शन तो ऐसा है कि वो उसके लिए उनको खुद ही लड़ना होगा और उनके जो आपसी विषय है उसके लिए उनको खुद न्यायालय भी जाना होगा। अगर वो न्यायालय खुद नहीं जाएंगे तो उनको न्याय मिलने वाला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात रही कि हम तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद कहाँ पे कर सकते हैं कि अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार से अपनी शक्तियों का या दुरुपयोग करते हुए दबाव बनाया जा रहा है तो उनके वायरल वीडियो के आधार पर, अगर वो वीडियो वायरल करेंगी तभी हम हर स्तर पे, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, हर किसी तक इस बात को पहुंचाएंगे कि किस तरीके से अधिकारी पुलिस वाले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम ह्यूमन राइट्स में इस बात को पहुंचाएंगे, हम महिला आयोग में इस बात को पहुंचाएंगे। और ये बात हमें नहीं पहुंचानी चाहिए, ये बात खुद दलवीर मैडम को आगे आके बात को पहुंचानी चाहिए। वो उनका राइट्स भी है और जिम्मेदारी भी है और उनको डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। पर ये कहकर नहीं है कि वो आरटीआई के कारण से है, हम उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय होगा तब। इसके लिए वो वीडियो वायरल करेंगी तभी हम उनकी सहायता कर पाएंगे और इसके लिए मेरे ख्याल से सभी साथी अपने लेवल पे सहयोग करने को तैयार हैं। आप क्या वो वीडियो सारे जो आपके पास हैं वो वायरल कर सकते हो? जी सर, जरूर दे दूंगी सर, मुझे तो न्याय चाहिए ही सर। देखो मेरे पास तो प्रूफ है और हमारे साथ प्रूफ है तो उसको अपने पास मत रखिए, उस प्रूफ को आप सबके सामने ले आइए, क्योंकि अभी क्या है वो आपके पास है तो वो आपके पास से कभी भी ले सकते हैं। उसका हो सकता है आपके पास कल को ना रहे, लेकिन वो वायरल हो जाएगा सोशल मीडिया में तो उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता। सर एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे ये सुखविंदर जी हैं हमारे साथ, ये भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। वहां उन्होंने बचाया भी था हमारे को जब इन्होंने हमला किया सिटी चौकी में। तो सर इनको इनके ऊपर भी झूठे झूठे जो है ना एप्लीकेशनें जा रही हैं, दरखास्तें दे रहे हैं। और दूसरा एसएचओ मैडम थे सुनीता जी कुरुक्षेत्र महिला थाना से, उन्होंने सरेआम इनको बोला है कि ना आप इनका साथ अगर दोगे तो आपको भी हम किसी ना किसी मामले में हम अंदर कर देंगे। मतलब वो सरेआम धमकी दे रहे हैं कि अभी सुखविंदर सिंह। ये सब तो हथकंडे चलते ही रहते हैं और आरटीआई के क्षेत्र में काम करने वाले हम जैसे लोगों को ये सब चीजों का कोई भय नहीं होता और आपको भी भय नहीं रखना चाहिए मन में। आप मन से डर निकाल दीजिए। जो कमजोर होते हैं, जो तकलीफ में इस चीजों का सामना नहीं कर पाते ना, वो इस तरीके के हथकंडे ही अपनाते हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। और ऐसा कोई वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब आप जो है सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल कर देंगे वीडियो, वो उसके बाद तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। और सुखविंदर जी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो हिम्मत वाले व्यक्ति है, निश्चित तौर पे हम उनके साथ हैं। अगर उनको भी कोई तकलीफ हो रही होगी तो वो भी अपनी बात को रखे ग्रुप में, हमारे सभी साथी मिलकर उनका सहयोग करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यही हमारी ताकत है। हम अकेले हैं, अलग अलग हैं, तब तक ही हम कमजोर हैं। जब हम एक साथ हैं तो हम कहीं से कमजोर नहीं है। क्या होगा, क्या होगा बुरा से बुरा, अगर एक आदमी हम पे कुर्बान हो जाए, क्या होगा इससे ज्यादा बुरा। लेकिन बाकी लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, वो बाकी लोग सब उसको निपटा देंगे आगे की कहानी पे। आप चिंता ना करें, डरे नहीं। जीवन में डर के जीने से अच्छा है कि मर जाए। वो तो है। जैसे सर 15 मई को इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था ना सिटी चौकी में पुलिस के सामने ही, तो उसी दिन सर सेम डे को शाम को मेरे फादर पे ही एलिगेशन रेप का लगा दिया झूठा, जबकि हम लोग उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थे। ऑन रिकॉर्ड है सर, ये हमने सीसीटीवी ऐसा है। मैं बात आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपका न्याय आपको न्यायालय से ही मिलेगा। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद कोर्ट जाना है, खुद महिला आयोग में केस लगाना है, खुद ह्यूमन राइट में केस लगाना है। जब तक आप अपने न्याय के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको न्याय नहीं दिला सकती। इस बात को आप गार्ड बांध लीजिए। हम लोग भी नहीं दिला सकते, सबके सब लोग आपके घर में आके बाहर खड़े भी हो जाएंगे तो भी आपको न्याय नहीं दिला पाएंगे। न्याय के लिए आपको खुद लड़ना है। रही बात आपके ऊपर किसी भी तरीके के कोई दबाव बनाए जा रहे हैं, चाहे वो पैसे के हथकंडे से हो, ताकत के हथकंडे से हो, किसी भी तरीके के हथकंडे से हो,
तो उस चीज से आपका न्याय अगर प्रभावित होता है तो हम उस बातों को रखेंगे, लेकिन उन बातों को रखने के लिए भी हमें तथ्यों की या साक्ष्यों की जरूरत होती है। आप मेरी बात को लीगल ग्राउंड पे समझिए, बिना तथ्यों या साक्ष्यों के हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास जो भी साक्ष्य हो, तथ्य हो, उसको आप साझा करते रहिए और किसी चीज से डरे ना। सोशल अगर आप कर रहे हैं तो उसका फायदा ही आपको होगा, नुकसान नहीं होगा। कुछ अन्य साथी मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं, 2-3 साथी हैंड राइज किए हुए हैं, जयपाल जी और इंद्रजीत साहब। तो आप लोग सर अनम्यूट करके आप अपनी बात को बोल सकते हैं। देवेंद्र जी, मेरा भी इसमें मेरा एक कहना है आप जी को कि जैसे मैडम मैंने जितना आप मैडम का सुना है, क्योंकि मैं लेट आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ, तो जो पुलिस से इनको प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे आप जी ने बोला है कि इनको अपनी जो वीडियो है ना वो वायरल करनी चाहिए। और मैडम जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कीजिए, एक 2-3 मिनट की फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियो वो साथ में डालकर आप अपना जो कुछ है ना उसमें आप उसमें बोलकर उसमें फेसबुक पर उसको वायरल कीजिए। क्योंकि कल को वो आप जैसे कि आपके पास मोबाइल में है या आपके पास है, वो पुलिस आपसे ले लेगी और उसको डिलीट कर देगी, फिर आपके पास रहेगी नहीं। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा है, बिल्कुल सही है कि वो अगर वायरल हो जाएगी, एक तो उससे आपको सहानुभूति मिलेगी, दूसरा अगर वो हो सकता है कि हाई कोर्ट में चल जाए, किसी देखेंगे उसके ऊपर एज ऑटोमेटिकली एक्शन हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसके साथ फिर आप हाई कोर्ट में जाएं, जो आपको हाई कोर्ट लगता है। हमारे जितने भी साथी हैं वो आपकी मदद करेंगे, वहां पर अपने एडवोकेट साहब हैं, अपना पूरा ग्रुप है, वो आपकी जितनी हेल्प हो सकता है वो करेंगे। और ऐसा हमारा एक कहना है कि आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी वायरल कीजिए और उसको बनाकर ग्रुप में भी डाल दीजिए, ताकि आपकी वो पूरी सहायता हो सके। जी इंद्रजीत जी, इनका दलजीत का जो फेसबुक अकाउंट है वो भी हैक किया हुआ है। कोई नहीं, आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, हम फैला देंगे। आप हमें आप व्हाट्सएप पे उसको निजी तौर WhatsApp पे भी डाल सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप उसको निजी तौर पे ना इस ग्रुप में डाल दीजिए। हम आपकी वो जो वीडियो है ना, हम अपने फेसबुक अकाउंट पे वायरल कर देंगे। और बताइए, इतना कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको आना पड़ेगा, मैडम को आना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वो खुद वो जरूरी है। जी, मेरा निवेदन था सभी भाइयों से एवं दीदी से कि जब आरटीआई का कार्य करता है, सबसे बड़ी एक समस्या है कि हम सबूत तो ले लेते हैं। जैसे दीदी के पास में वीडियो है, तो वीडियो क्या, जब कभी कोई अप्रिय घटना घटित हो जाएगी उसके बाद वो वीडियो या वो जो भी उनके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करेंगे। अभी है तो अभी उसके लिए अपन डाल बना के रखो, वायरल कर दो। सभी राज्यों के इस आरटीआई ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वायरल होगा तो ये नेशनल खबर बनेगी। नेशनल खबर बनने से आपकी दीदी, आपकी बिल्कुल जो है, जो भी दुविधा है वो दूर होगी। आपकी सुरक्षा के लिए सुमो तो कोई ना कोई जो है संज्ञान होगा। आप जो भी व्यक्ति सबूत है, सबूत को पहले शेयर करिए। सबूत को रखने से कुछ नहीं होता, सबूत अच्छी बात है। मान लो मेरी परेशानी कुछ है, दीदी की परेशानी कुछ और है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जो वीडियो है या जो भी तथ्य, जो भी जानकारी है, वो अन्य लोगों तक पहुंचाए जितनी अधिक से अधिक हो, जिससे हम सभी को ये ज्ञात हो कि क्या परेशानी है। और उस वीडियो वायरल होने के माध्यम से आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। और जो व्यक्ति परेशान कर रहा है उसको भी लगेगा कि अगर किसको, लेडी को अगर कुछ होता है तो मुझे ही, लेडी के कुछ होने के बाद में मेरे ही ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है। तो वो व्यक्ति, मेरे पास भी मेरे ऊपर बंदूक चल चुकी श्रीमान जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे ऊपर भी बंदूकें चलाई गई है, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की थी डीजीपी पुलिस महानिदेशक, तो वो जो व्यक्ति मुझे मारना चाहता था उसी व्यक्ति ने मेरी सुरक्षा की है। तो मैं भी यही सलूशन देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल ये, जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है वही व्यक्ति आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। ये मेरा सिर्फ कहना था। आप जितना अधिक से अधिक हो ये वीडियो वायरल कीजिए और उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी और हम लोग भी आपकी मदद कर पाए। आप पर्सनली बिल्कुल कहिए, हम आपके 24 घंटे तैयार है, जैसा हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा है। कोई अन्य साथी कुछ कहना चाहे तो कह सकता है।
जी सर, सुरेश मौर्य सूरत से। हाँ बोलिए सर। सर मैं सर से पूछना चाहता था दरवीर सर से कि जो अगर फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है तो उसके खिलाफ में कोई कंप्लेंट किया गया है थाने में? जी सर, कुछ जानकारी मिल सकती है उसके बारे में? नहीं मौर्य साहब, कोई कंप्लेंट नहीं किया गया। सर अगर फेसबुक अकाउंट हैक किया गया तो कंप्लेंट करना चाहिए ना सर, पहली बार मतलब जानकारी के तौर पर। अगर कुछ गलत चीजें होती हैं उसके अंदर में तो जिम्मेदार तो यही बनेंगे फिर जिसका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है। और मौर्य जी मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके फेसबुक की कंप्लेंट की गई है। जी कंप्लेंट किया गया है सर इसका। ये सर मैं आपको आगे मौर्य जी जो जी मौर्य जी मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मान लो आपका फेसबुक मेरे खिलाफ है ना, तो मैं कंप्लेंट करवा सकता हूँ फेसबुक पे जाके, तो वो फेसबुक आपका अकाउंट बंद कर देगा। वैसे कंप्लेंट करवाई है उन्होंने। सर एक साइबर क्राइम लॉ है, साइबर क्राइम लॉ, साइबर क्राइम लॉ होता है सर, और उसके लिए साइबर क्राइम पुलिस भी होती है। और हमारे यहाँ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू है। इसके अनुसार आपके किसी भी तरीके से आपके डाटा या डिजिटल संसाधनों को नुकसान पहुंचाना, उससे छेड़छाड़ करना, ये कानूनी अपराध है। और इस चीज की ट्रैकिंग हो जाती है। जब कोई करता है तो इस चीज की जांच और खोज करना साइबर पुलिस का काम होता है, और इस आदमी की खोज करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस बात को दिमाग से हटा दें कि ये काम फेसबुक में किसी ने हैक किया है तो फेसबुक के पास करना है, कि आपके मेल आईडी जीमेल में किसी ने छेड़छाड़ की है तो जीमेल के पास करना है। आपकी निजी संपत्ति पर ये एक तरीके से नुकसान पहुंचाने और छेड़छाड़ करने का मामला है। जो फेसबुक अकाउंट है वो आपकी संपत्ति है, जो जीमेल अकाउंट है वो आपकी संपत्ति है। इसके लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना हुआ है, और इसके एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाएं। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो उस पर हम आपको बिल्कुल सहायता दिलवाएंगे। आप शिकायत कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनका जो साइबर पुलिस का जो शाखा बना हुआ है, ब्रांच बना हुआ है, उसके एसपी अलग होंगे, उनके पास अलग से शिकायत कीजिए इस विषय पर। उसमें सारा मामला नहीं भी रखेंगे, सिर्फ अपने फेसबुक या अकाउंट्स को हैक करने का मामला भी रखेंगे तो भी पर्याप्त होगा। वनीता मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज कहें, अनम्यूट करके कहें मैम। मैं क्या बोलती हूँ, देखो मैं भी इसी स्टेज में से गई हूँ 2006 to 2013, मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 12 years, बट आई सक्सीडेड। मेरे को भी बहुत डर था, मैं बहुत परेशान, मैं अकेली थी। तो फिर दिस लेडी ऑल्सो शुड डू द सेम, कि वो भी अपना थोड़ा करे। देखो भगवान के ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोग सच्चाई रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को जरूर हेल्प करेंगे। दिस इज माई मेरा मन कह रहा है इनको कि अगर उनको, जैसा मैं गई थी, मेरा तो बहुत तकलीफ था, मेरे बच्चे छोटे थे दोनों भी, तब भी मैं कोर्ट में जाती थी, सब उधर जाती। पुलिस ने तो मेरे को बिल्कुल नहीं हेल्प किया। आई वेंट टू द कमिश्नर ऑफ बॉम्बे, उन्होंने भी मेरे को बोला कि तुम कुछ नहीं कर पाएगी अभी, बट आई टोल्ड हिम कि मेरा कोर्ट में तो जरूर जीत होगा, देर होगा बट होगा, बिकॉज मेरा कहीं भी पेपर में गलत नहीं है। 82 का पेपर है और इन लोग अब भी 90 का पेपर लाके दिखा के बोलते हैं कि इन्होंने खरीदा। तो इसके लिए मैं कहती हूँ ये लेडी को कोई भी होने दो, मरना तो एक दिन है ही है, फिर क्यों डरे किसी से। दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग, मैं ऐसे सोच रही हूँ। क्या कहते हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल सही बोला मैडम, बिल्कुल सही बोला आपने मैडम। हाँ मैं सभी साथियों से निवेदन है कि शायद हम एक मत हो इस विषय पे। आज के विषय में मेरे ख्याल से आवश्यक चर्चा हो गई है, और हम जो है इस पे अब आगे मिलके जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से हम इस पे अपनी बातों को आगे ले आएंगे अब।
क्योंकि मेरा इंटरनेट पैक जो है पूरा फुल यूज हो गया है आज। तो अगर आप लोग अनुमति दें तो आज का ठीक है सर, देवेंद्र सर बिल्कुल जी भाई ठीक है, साहब, कोई जैसा आप प्रॉब्लम चाहो उसके लिए हम तैयार है भाई साहब। आप जो नहीं। आपके जो विचार है आप बढ़ाइए। ठीक है, ग्रुप में बात करते हैं, सही बात है। अग्रवाल सर करिए, वो बढ़िया प्लानिंग करिए डे टू डे कंटिन्यूशन वाली, वो अच्छा रहेगा। और जिसमें जो भाई शामिल होना चाहिए, वीडियो तो होगा ही, बनेगा ही। मुझे भी एक बात कहनी थी लेकिन समय अब हो चुका है, इसलिए मैं पर्सनल आपसे बात करूंगा देवेंद्र सर जी से। ठीक है सर? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मिश्राम जी आप चाहें तो कह सकते हैं अपनी बात, अगर बात है तो कह सकते हैं। अभी हमारे पास है 10 मिनट। 1 मिनट है तो मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बिल्कुल सर, कहें। मैं सर एक मिनट सर 1 मिनट। मेरा निवेदन है कि अभी जो शुरुआत में जो चला था कि 1000 रुपए देके जो ट्रेनिंग दे रहे हैं मित्र, कोई भी हमारे आरटीआई पे है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि देवेंद्र जी सारा खर्चा खुद वहन कर रहे हैं, तो हम में से जो भी सक्षम हो वो कम से कम एक ग्रुप बना के देवेंद्र जी की मदद कर दें, ताकि वो और अच्छी बेहतर सुविधा दे सबको। बहुत बढ़िया सुझाव सर, सही सुझाव है सर। बिल्कुल सही। अगर उसमें देवेंद्र जी सहर्ष लेना चाहें तो मैं 2100 रुपए देने को तैयार हूँ। धन्यवाद जी। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर मैंने भी ये पहले सुझाव रखा था कि जितने भी अपने साथी जुड़े हुए हैं, हमारे को अपना एक फंड बनाना चाहिए, और ये बहुत बढ़िया बात है। हम सबको जरूरी नहीं है 100, अगर मान लीजिए कि महीने का हम 100 रुपया भी इकट्ठा करते हैं तो देखो कितने आदमी अपने ग्रुप में हैं। अगर 100 वो सभी के काम आएगा। वो देवेंद्र जी ने, किसी ने, आपने या मैंने अकेले ने खर्च नहीं करना, वो सभी ने, अगर जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर खर्च होगा। और ये कोई एक नॉर्मल चीज है, और जितना करना चाहो मेरी तरफ से करो, 100 से ऊपर जितना करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 100 रुपया हर आदमी ये फंड में डालें, और वो सीधा गूगल पे पे अपना एक अकाउंट बना ले और यूपीआई पे कर दें सीधा, और सीधा अकाउंट में जाए, होना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो ये अगर देवेंद्र जी को उसका अकाउंट बना लाना चाहिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। और जैसे हमारे सभी भाइयों को कोई मुसीबत आती है या कोई कहीं अपील में जाते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आती है, उसके लिए जानकारी देंगे सही। 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होपलेस वाली बात भी नहीं है। ये बहुत से लोग के पान गुटखा खाते थे। हम जनहित, हम देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए और भ्रष्टाचारियों को उससे लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। उसमें बहुत सारी बाधा आएंगी, उसमें 100 रुपए हमारा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो बहुत कुछ है। आप एक एक रुपए से लेकर के लाखों रुपए भी खर्च होंगे, तो हम हमारे आरटीआई कार्यकर्ता के लिए आधी रातें तन मन धन वचन कर्म से खड़े रहे, तो हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होना चाहिए। जो भी आवश्यकता है, जैसा चाहे, हम 24 घंटे तैयार हो। सभी भाइयों से निवेदन है कि जो जैसा ग्रुप में चाहे या सम्मान्य बंधु जैसी आवश्यकता लगे, उसके लिए तैयार है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सर्वोपरि है। ओके सर, ओके, बिल्कुल। इसमें मेरी एक विषय पे मैं जो बोलना चाहूंगा, शायद आप लोग यही बोल रहे थे कि पैसे इकट्ठे होने चाहिए ग्रुप के लिए, ऐसा ही है ना कुछ? तो मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि देवेंद्र जी मेरा ये नहीं था, ग्रुप के अंदर तो मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी। ये तो केवल आपका जो ये चला रहे मीटिंग है, जो आप कर रहे हैं, इसके खर्चे के लिए, जैसे आपका नेट पैक है, इसके खर्चे के लिए। क्या? नहीं, उसके लिए कोई नहीं। अभी मैंने फोन चेंज कर लिया, मैंने अपनी वाइफ का फोन ले लिया, तो वापस आपके साथ जुड़ गया। उसका सर ये नहीं था कि आप जो अभी मीटिंग कर रहे हो उसके लिए परेशान कर रहे हैं सर। ये तो हमारे सर, ऐसा नहीं कि आपका पैक खत्म होगा या मोबाइल आपका, वो तो उसका लिए देना ही नहीं सर। जो आप हमारे लिए जन जागृति कर रहे हो, और जो आरटीआई कार्यकर्ता कभी मुसीबत आएगी, ये उसके लिए, हमारे भाई के लिए सर। ये मेरे व्यक्तिगत या आपके लिए नहीं सर। नहीं, पहली बात ये तो बड़प्पन है आपका सर। नहीं, मैं आपको पहली बात सबको ये बता दूं कि हम लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया है कि हम कोई भी पैसे ना लेंगे, ना किसी को देंगे। अगर कोई हमारे बीच में कोई साथी सक्षम है, तो पर्टिकुलर किसी काम का जिम्मा ले ले,
कोई संसाधन की जरूरत हो तो उस संसाधन का जिम्मा ले ले, वो ये बता दे कि भाई मैं अगर जरूरत पड़ी तो इतना पैसा इस काम के लिए खर्च कर सकता हूँ, वो ले ले। क्योंकि देखिए हर साथी हमारा सक्षम नहीं है और हमको किसी भी तरीके की इस तरीके के पैसे लेने का कोई हक भी नहीं बनता, क्योंकि हम ना इसके लिए संगठित है ना इस तरीके की कोई, वरना हम भी चिट फंड इंडिया बन जाएंगे। हमको चिट फंड कंपनी नहीं बननी है। और रही बात संगठन बहुत सारे देश में चल रहे हैं, हमें बल्कि कुछ अच्छा सा संगठन, एक दो संगठन खोजने चाहिए जो इस देश में अच्छे संगठन चल रहे हैं और उसी के साथ हम अपने आप को जोड़ लें। हमको कोई नया संगठन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात सर, देवेंद्र सर बहुत बढ़िया बात। तो हमें क्या जरूरत है संगठन बनाए? क्या हमको कोई नेता पंचायत थोड़ी करनी है, कोई हमको कोई उसमें बन के कोई पदाधिकारी बन के कोई राजनीति थोड़ी करना है। हमें तो सिर्फ अपनी बातों को साझा रखने के लिए और साझा करने के लिए एक मंच की जरूरत है, एक लेटर हेड की जरूरत है। तो वो ऑलरेडी बने हुए हैं, एक दो अच्छे संस्थान संगठन खोजना है हमको सबको मिलके, और उस संगठन में जाके हमारे सारे सदस्यों को उसके अंदर घुस जाना है बस। और इसके आगे एक बात ये है ना, कुछ बोल रहे हैं सर। देवेंद्र जी मेरी एक बात सुनिए, आप बात सही कह रहे हो, चलो आप पैसा नहीं इकट्ठा करने, लेकिन मेरा एक मत ये है कि जैसे किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट में काम पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में काम पड़ता है, ठीक है, और वहां पर हमारे को एडवोकेट को, हमारे अपने एडवोकेट होंगे, ठीक है, लेकिन उनको भी खर्चा अकेले करना पड़ेगा। उनको जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कागज तैयार करने हैं, वो उसके लिए कुछ पैसा तो चाहिए ना। अगर मान लो कोई खास केस है, उसके लिए जो है आपके पास फंड होना चाहिए, तो वो फंड वहां से निकाल के वहां पर दे सकते। मैं ऐसे मत लीजिए पैसे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं वैसे ही कहता हूं कि 100 रुपया हम एक अपनी तरफ से इकट्ठा करते हैं, वो किसी की जबरदस्ती नहीं है, कोई देना चाहे दे, देना नहीं देना चाहे नहीं दे, लेकिन वो जो पैसा है वो उस एडवोकेट को उस स्टेट में या हाई सुप्रीम कोर्ट में अगर वो काम करता है, उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उसने टाइप कराना है, टाइप का खर्चा है, कागज बनेंगे, उसके लिए वो जो जन सूचना के लिए मैं तो बात को समझ गया हूँ कि जो ऐसे मुद्दे हैं जो संगठन के तरफ से रखे जाने हैं, जो पूरे एक व्यापक काम के लिए होंगे, उसके लिए निश्चित ही पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी मैंने आपको समाधान यही बताया कि कुछ वरिष्ठ साथी या जो पूंजीगत रूप से मजबूत हो, सक्षम हो, है ना, वो अपनी क्षमता के अनुसार ये बात बोल दे कि मैं समय आने पर इतनी रकम खर्च करने के लिए इस काम के लिए तैयार हूं, तो जब जरूरत पड़ेगी तब उससे ले लिया जाए। हमको ऐसे 25-50 साथी खोज के रखने की जरूरत है जो सक्षम हो। देवेंद्र जी, एक को किस लिए डालना है? एक के ऊपर भार क्यों डाल? मान लो कि आप सब पैसा इकट्ठा डाल रहे हैं, मेरी बात आप समझिए, मैं भार डालने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति सक्षम है। सर मैं भी आपकी बात ये समझ रहा हूँ कि आप अकेले काम कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पैसा कर सकते हो। मैं कहता नहीं, उसके लिए हम सभी इकट्ठा करके वो फंड इकट्ठा हो, सबका हो, वो सब मिलकर मदद करें। हम बोलते हैं वो अकेला 100 बेशक कर, एक बार आदमी लाख रुपया खर्चने वाला है, लेकिन जो 100 रुपया देकर 200 रुपया देकर अपना वो भी अपना योगदान देना चाहे वो भी दे सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरी एक काम करने का एक तकनीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करता हूँ तो मेरे को तनख्वाह मिलती है ना, तो इस तनख्वाह में से मैंने अपनी घरवाली को बोला हुआ है कि इतना पैसा मैं निकालूंगा हर महीने, वो मेरे गाड़ी घोड़े कागज लंद फंद इसके लिए होंगे। तो एक मोटा मोटी मेरे पास साल भर का एक बजट है अपने लिए। अब मैं उस बजट में जो काम करता हूँ लोकहित में, है ना, अब वो पूरे के पूरे पैसे उसमें लगने, तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक बढ़िया सा जुगाड़। अब मैं उस पैसे को उतना उपयोग करना है, मेरे को मालूम है उसके भी दिमाग में कि भाई इतना पैसा मेरे को कम मिलने वाला है सैलरी में से का, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं उस पैसे में से उसमें से 100 रुपए भी खर्च करता हूँ, तो मेरा नुकसान क्या होता है, मैं 100 रुपए के आवेदन कम लगाऊंगा, यानी मेरे 10 आवेदन कम लगेंगे। मेरे को तो फर्क पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड बजट है, लेकिन आप लोगों ने तो ये तय कर दिया कि आप इकट्ठा करना है, पैसे तो मैं जरूर दूंगा। तो ऐसा डालने के लिए, ऐसी बातें रखने के लिए, उससे बेहतर होगा कि भाई जो आदमी सक्षम है, जिसके पास बजट का इशू नहीं है, वो खुद ही आके खर्च कर ले। और यहाँ पे तो कोई दबाव है ही नहीं, सीधी सी बात है, जिसको खर्च करने के लिए लग रहा है वो आगे आके बोलेगा, उसकी जितनी क्षमता है वो बोलेगा। जैसे आपकी इच्छा। नहीं,
मेरा से जैसे कहना है कि मैं राउत ना राउत सर सर ने जो बोला वो सही है सर। क्योंकि अगर 100 रुपए कम जैसे कर रहा हूँ राउत तो सर ने अभी बोला कि बिल्कुल ठीक है इस ग्रुप के सार्वजनिक ड्राइवर किसमें आप करना हो, चाहते इस हैं? ग्रुप का इंजन आप हो। अब अगर जैसा आपने बोलना है वैसा ही होना है, ठीक है। और मिश्रा जी ऐसा हैं, नहीं सर, बिल्कुल धनवीर साहब क्या बोलते हैं मालूम है? धनवीर साहब मिश्रा जी बोलते है। हैं कि भाई मैं सब्जी भाजी लेने गया, उसमें से 10-20 रुपए बचाता हूँ तो आरटीआई लगाता हूँ। तो जबरदस्ती वो